हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब ये हमारे पास में है क्या, क्लास 12 केमिस्ट्री का ध्यान रखना आपको, क्या सेट नंबर 6, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा भैया। क्या रखना पड़ेगा? कोड याद रखना पड़ेगा, यानी कि सेट नंबर 6 का KE कोड होगा, ठीक है ना। आज से हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। हम लोग जो ना 2025 का हमारा सेट नंबर जो 7 था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और एक बात ध्यान रखना है कि भैया 25 फरवरी के दिन, ये बात तो आपने अच्छे से देखी होगी कि भैया जब तक आप अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको इस चीज का अनुमान नहीं पता चल पाता है कि किस प्रकार का पेपर बनने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए हमने सबसे लेटेस्ट वाले से स्टार्ट करा है, ठीक। हम लोग अभी बहुत पीछे तक जाएंगे, समझ लो जानते, ठीक। हम लोगों ने इसीलिए लेटेस्ट एकदम से शुरू करा ताकि आपको पेपर का पैटर्न बेहतर तरीके से समझ में आ जाए भैया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। ये बहुत जरूरी होता है ना। आप कितने भी बेहतर तरीके से तैयारी कर लो, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं अच्छे से क्लियर है या आपको पता नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं या किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं ना, तो फिर परेशान हो जाओगे भाई, ये सच है, ठीक। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए हमने पिछले साल वाले ही जो है ना अनसॉल्व्ड पेपर उठाया है और उसी के सेट को ही शुरू कर दिया है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। एक सेट कवर कर चुके हैं, दूसरा सेट आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए और अपन चलते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीखते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो दिया गया है क्या। पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक। अब इन 6 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको क्या करना है, इन सबके ऑप्शन अच्छे से ध्यान से चूज करने होते हैं, ठीक। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2, ठीक। ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, 0.2 मोलर। यहाँ पर कैपिटल M बना दिया है। के बाद हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश किया करो, है ना, तभी चीजें क्लियर होती हैं भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर कह रहा है हमसे कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, ठीक। अब आपको एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे मोलरता के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? मोलरता के बारे में, ठीक है ना। तो एक चीज अच्छे से मैं अगर आपको बता दूं तो मोलरता का भैया जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है कैपिटल M बराबर WA बटे MA। क्या पढ़ा है आपने? WA बटे MA इंटू में V। और ये जो V है वो हमारा किसमें होता है? मिलीलीटर में। तो ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, ठीक। तो ग्राम प्रति लीटर में, यानी जो आपसे मान पूछा गया है वो WA का मान पूछा गया भैया। किसका मान पूछा गया है? WA का मान पूछा गया है, ठीक, कि कितने ग्राम आपको लेना पड़ेगा सांद्रता को, है ना। तो अब अगर हम आपको थोड़ी सी बातें समझाएं तो यहाँ पर जो आपको M का मान दिया गया है वो क्वेश्चन में ही दे रखा है। कितना दे रखा है एक बार चेक कर लो फटाफट से, 0.2। तो यहाँ पर लिखोगे तुम 0.2 मोलर, ओके। फिर उसके बाद में अगर हम बातचीत करें इस फॉर्मूले में MA का मान चलेगा, WA का निकालना हमको, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे भैया, MA के मान की कहानी समझते हैं। तो MA के मान के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको दिया गया फॉर्मूला H2SO4 का, ठीक। अब इसके लिए जो MA का मान होता है वो होता है भैया 98 ग्राम। कितना होता है? 98 ग्राम प्रति मोल, ओके। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, आपको जो V का मान है वो साफ साफ कह दिया उसने कि ग्राम प्रति लीटर। किसमें बताना है? ग्राम प्रति लीटर में बताना है, ठीक। अब ग्राम प्रति लीटर में बताने के लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 1000 मिलीलीटर ले लीजिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऊपर गुणा करा दिया, तो 1000 मिलीलीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तुम यहाँ पर 1 लीटर ले सकते थे, अब 1 लीटर लेते तो ऊपर जो है ना इसमें गुणा नहीं कराते, ठीक। ये छोटी छोटी बातें जो है ना भैया ध्यान रखना अच्छे तरीके से, तभी कहानी बनेगी, नहीं तो फिर चीजें दिक्कत देने लगती हैं, ये बात समझना ध्यान से, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला हमारा फाइनली है आपके पास में, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन देखते हैं क्या और अच्छे तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है। अब हमें मान निकालना भैया किसका? WA का। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप WA के बराबर फॉर्मूला निकालिए तो क्या निकाल के बताएंगे आप? जरा सोचो। तो WA बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर M मिलेगा, M के साथ में क्या मिल जाएगा आपको? MA भी मिल जाएगा वहीं पर, ठीक। और उसके बाद में आपको यहीं पर क्या मिल जाएगा? V। और उसके बाद नीचे जो बचेगा वो बचेगा भैया आपके पास में केवल और केवल 1000। क्या बचेगा? केवल और केवल 1000 बचेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करना है तो चलते हैं देखते हैं। तो WA बराबर अगर हम कहते हैं आपसे M, ठीक है ना, तो M का मान आपको दिया गया 0.2 इंटू MA का मान आपने देखा कितना निकल कर आया हमारा 98, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1000,
बटे नीचे भी आपको कितना दिया गया है, बोलोगे भैया 1000 दिया गया है। ठीक, अब हमने कहा आपसे कि ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे एक जीरो बढ़ा दो, कोई समस्या क्या, बोले नहीं है कतई। अब क्या करो, इनको निपटा दो, तो 1 2 3 3 जीरो निपटा दो, 1 2 3 कट गए ना। अब इन दो का मल्टीप्लाई करा दो भैया, आपको पता चल जाएगा कि WA का मान कितना निकल कर आया है। ठीक, तो बोलोगे भैया 98, 8 का गुणा कराओ पहले 2 में, तो 8 दूनी 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, 9 दूनी 18 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 19। ठीक, और अभी नीचे कितना लिखा हुआ 10, आप एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, आप देखेंगे 19.6 ग्राम। ठीक है ना, ये वैल्यू निकल कर आएगी प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक, तो क्या ऐसा कोई आंसर हमारे पास में है, तो बोलोगे हाँ भैया हमारा डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप ध्यान रखना भैया कि जो पहले का आंसर होगा सही, यानी का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा भैया, डी नंबर होगा। ठीक, चीज पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई, जरा समझ लो ध्यान से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई तकलीफ है तो पहले। चलो अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट, है ना। अब आगे की कहानी को समझना है बड़े ध्यान से आपको। चीजें देखो भैया बहुत आसान होती हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कोई ज्यादा खास तकलीफ नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग फटाफट से। कह रहा है कि निम्नलिखित आयनों में चुंबकीय आयन है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चुंबकीय आयन है। अब चुंबकीय आयन किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, पहले उस चीज पे फोकस करेंगे, हमें अच्छे से क्लियर है। हमने ये बात पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है यस, ठीक है ना, और एक होता है नो। मतलब कहने का क्या है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहानी होगी और नहीं है तो क्या कहानी होगी। ठीक, अगर है तो दो बातें होंगी, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दो बातें होती हैं। ठीक, अब कौन कौन सी दो बातें होती हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दो बातों में से पहली बात यह है कि वो आयन आपका कैसा होगा, रंगीन होगा, और दूसरा वो आयन आपका कैसा होगा, चुंबकीय होगा। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ। अगर नहीं है तो भी दो बातें होती हैं, अगर नहीं है तब भी कितनी बातें होंगी, दो बातें होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो वो रंगहीन हो जाएगा, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और ठीक है, और नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय। अच्छा, उसमें एक चीज और हो सकता था कि उसमें अनुचुंबकीय भी आप लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, अनुचुंबकीय भी आप लिख सकते थे। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले ये चीजें नोट करो फटाफट से, दोनों ये नोट्स में लिख लो फटाफट से चीजों को। ठीक है ना, जो आपने, ठीक है, पेन कापी लेकर के भैया साथ में बैठा करो। जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो सभी चीजें भैया आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को दिमाग में अच्छे से सटा लो, बैठा लो। ठीक, चलो ये चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास में पहला आपके पास में लिख रखा है जिंक। क्या लिख रखा है, जिंक, ध्यान से समझना। अब जिंक की बात करें तो पहले जिंक को निपटा लेते हैं। तो जिंक कितने नंबर पर आता है, 30 नंबर पर। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर आर्गन। क्या लिखोगे, आर्गन। उसके बाद में आप लिखेंगे 3D, और 3D के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 4s। जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन भरो तो इधर 2 भर दिए, इधर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। अब तुम क्या करने वाले हो, जिंक 2+ की कहानी निकालने वाले हो। तो जैसे ही जिंक 2+ निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दोगे, 28 बचेंगे, बोले हाँ। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाले कहां से जाते हैं, डी, मतलब आटम कोष से, तो एस में से निकाल दिए। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, 3 के डी में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, बोलोगे 10 हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या बताया आपको, पहले तो 5 कक्षक बना लो फटाफट से, है ना। तो ऐसे तुम 5 कक्षक बनाओगे, सब में भर दो जरा, 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक, 10 भर दिए। क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा, बोले नहीं दिख रहा भैया ना। तो ये तो आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि अयुग्मित होगा तभी चुंबकीय होगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यही पूछा गया कि भैया हमें ये बता दो कि चुंबकीय कौन होगा, बाकी हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो पहला तो आपका भैया चुंबकीय होने वाला नहीं है। ठीक, अब अपन चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ठीक, अब दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया निकिल। तो निकिल कितने नंबर पर होता है, पहले ये बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर होता है भैया 28। अब 28 नंबर पर होता है तो आप यहाँ पर इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आर्गन 3D और 4s। ठीक है भैया, ऐसे ध्यान रखेंगे, चीजें क्लियर करना ध्यान से। तो हमने कहा इसको भर दो, तो 18 और 2 20, 20 और 8 28, ऐसे करोगे, बोलेगे हाँ। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तो निकिल का कितना निकालना है तुम्हें, देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से सिंगल का प्लस नहीं, डबल का प्लस भैया। ठीक है ना, तो डबल प्लस निकालना, इसका मतलब 2 दान करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 26। अब 2 दान करोगे तो निकालोगे तो ऐसी में से आयतन कोष से ही तो निकालोगे। अभी भी आपके पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8। अब अगर इसको आप भरने जाओगे तो जब आप भरोगे जाकर के ना, तो आपको खुद अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी अब कि हम जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन को ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। अभी देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बोलोगे हाँ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैसा, चुंबकीय। ठीक है ना, चलो एक बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बोले हाँ। अब ये काम करो, एक और दूसरा अंगा वाला देख लेते हैं। तो कह रहा Cu2+ की बात कर रहा। तो पहले अगर हम कॉपर की बातचीत करें तो कॉपर कितने नंबर पर होता है, 29 नंबर पर होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप लिखेंगे आर्गन 3D और 4s। ठीक,
कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान देना। हमसे कहा गया है कि एस में आपको कितना भरना होता है 1, डी में कितना भरना होता है 10, ये अपवाद की कैटेगरी में आता है। अब आप कॉपर का 2+ निकालोगे भैया तो कितने बचेंगे आपके पास में 27, तो एक तो यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकालोगे तो देखोगे भैया कि 3D में आपके पास में कितना बचेगा 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक यहाँ भर दोगे तब भी तो आपके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है। जैसे इसमें कितने युग्मित बच रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, इसमें कितना बच रहा 1 बच रहा, इसका मतलब ये भी होना चाहिए चुंबकीय, ठीक। तो हाँ बिल्कुल ये चुंबकीय है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें पता नहीं पेपर में कैसे क्या कर दिया गया, ठीक, 2 ऑप्शन सही करके बता दिए गए हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक, कि इसमें आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चीजें क्लियर हो जाती हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो आपको यहाँ पर इसमें ना बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। अब अगर निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, ध्यान रखना, ठीक। तो हमने आपको पढ़ा रखा है बेटा ना कि जितने भी हमारे पास में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन से ब्लॉक के, तो बोलोगे भैया डी ब्लॉक के, ठीक। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सभी के सभी तत्व क्या कर लेते हैं, उपसह संयोजन यौगिक बना लेते हैं, ठीक। लेकिन जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो कहाँ के होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। जो डी ब्लॉक के होते हैं वो बना लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है ए नंबर, ठीक, ये किसका है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये इसका मतलब जो है ना कि ये नहीं बनाने वाला है, ठीक है ना भाई। इतनी अच्छी सी चीज समझ में आ गई सभी को, बोले हाँ। अब अपन आगे की बातचीत करते हैं। कह रहा एसिटिक अम्ल की, सुनना 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, चौथा क्वेश्चन देखो ध्यान से। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर बनता है। चलिए भाई देख लेते क्या बनता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे, एसिटिक अम्ल, तो भैया पहले फॉर्मूला लिखो फटाफट से एसिटिक अम्ल का। तो क्या होता है, तो बोलोगे CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दो OH, ठीक है ना भैया। अब किसके साथ करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H, ध्यान रखेंगे भैया। और उसके बाद में ध्यान रखना इसमें उपस्थिति में क्या लेना है, तो कह रहा है सांद्र H2SO4, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सांद्र H2SO4 टेम्परेचर कितना कह रहा है, बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना करने के बाद अब आपको मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है भैया। वो क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से आप निकालेंगे किस चीज को, तो दिख रहा होगा भैया कि आपको यहाँ से CO2 गैस मिल गई। क्या मिल गई, CO2 गैस देखने को मिल गई भैया, ठीक है। बोले हाँ समझ में आ गया कहानी, ठीक। और उसके बाद में यहीं से आप नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे, ठीक। तो ये 2 गैसें आपको देखने को मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। अब क्या बचा तुम्हारे पास में, तुम बोलोगे भैया इधर हमारे पास बचा है CH3, ध्यान से देखो बेटा क्या बचा है CH3, इधर हमारे पास में क्या बचा है, एक N बचा हुआ है, ठीक। 2 निकल गए N, देखो ध्यान से, एक बचा, और ये हाइड्रोजन हमारे पास कितने बचे 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे NH2, ठीक है ना भैया। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा नाम लिख करके बता देंगे, तो बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन, ठीक है ना। ये मेथिल ये एमीन, तो क्या बन गया भैया, मेथिल एमीन बन गया। तो है कोई ऑप्शन आपके पास में, तो बोलोगे हाँ, ये हमारे पास में इसका बी नंबर सही हो जाएगा, मेथिल एमीन। चीजें क्लियर हुई कि नहीं भी, तो ध्यान रखना है फटाफट से, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहो, साथ में हाथ पैर चलाते रहो बेटा, नहीं तो बड़ी तकलीफ होने वाली। ये मत सोचो कि हम केवल देख करके ही काम चला लेंगे, नहीं, लिखो पेन कॉपी लेकर के उनको, तभी मजा आने वाला, तभी चीजें देर तक टिकने वाली है दिमाग में, ठीक। अब कहना एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एनिलीन के ब्रोमीनन से हमें क्या मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब एनिलीन क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। तो एनिलीन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, वो ये कि हमें पता है कि बेंजीन समूह के ऊपर क्या जोड़ना होता है, NH2 जोड़ देना होता है, इसको कहते हैं भैया एनिलीन, ठीक। अब इसका क्या कराना है, ब्रोमीनन, तो ब्रोमीनन का मतलब होता है भैया ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया, ठीक है ना। और बड़ा ही आसान काम होता है, जब आप ब्रोमीनन कराते हैं यानी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे हमें क्या करना, ब्रोमीन को चिपका देना। अरे सबको पता होता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो अगर मैं कहूं तो आपको दिखा भी दूं, ठीक है ना, जहां जहां जोड़ना है वहां वहां के दिखा दे रहे, बाकी होता तो यहां पर भी है, होता तो यहां पर भी। अब यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हमने कहा ये 3 हाइड्रोजन यहां से निकाल करके बाहर कर दो भैया, बोले क्या कर दे, 3 हाइड्रोजन निकाल करके बाहर कर दो, ठीक। और हमने कहा ऐसे, तो 3 जब तुमने हाइड्रोजन निकाल दिए तो आप देखोगे कि 3H बाहर हो गए, और यहां से 3 Br ले लो तो आप देखोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल ऐसे यहां से क्या देखेंगे आपको बाहर होते हुए नजर आएंगे। तो 3 तो आपने उधर दे दिए, अब जहां खाली करे हो वहां भी जोड़ोगे तो टोटल कितने चाहिए हमको, 6।
तो अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि इस तरीके से आप यहाँ पर शकल बनाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो NH2 तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ था। अब एक ब्रोमीन आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, दूसरा ब्रोमीन आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक, और तीसरा ब्रोमीन आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये होगी भैया ब्रोमीनन की अभिक्रिया। अब होगा क्या, इसमें से देख लो जरा ध्यान से। तो कह रहा है मोनो ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो मोनो का मतलब तो होता है एक, तो एक तो Br आपको दिख नहीं रहा, कितने दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो तो भैया आपको 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो है नहीं आपका। बी नंबर में कह रहा है बेंजीन नाइट्राइल, तो ये भी नहीं है। ट्राई ब्रोमो एनिलीन, हाँ देखो 1 2 3, तो ट्राई ब्रोमो और फिर से ये पूरी शकल किसकी बन जाएगी, एनिलीन की बन जाएगी, ठीक। तो ये हमारा सही हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको क्या मिलेगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा हमारा 4 नंबर की इंसुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इंसुलिन के जल अपघटन से हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोस मिलता है भैया। क्या मिलेगा, फ्रक्टोस मिलेगा, ठीक। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक काम करो, फटाफट इतने सारे चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं दूसरे क्वेश्चन के का के बारे में, ठीक है ना भैया। चलिए अच्छा भाई, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक। अब अपन बातचीत करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना। और सेकेंड का क्वेश्चन का नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे कि राउल्ट के नियम को परिभाषित करिए, ठीक है ना। राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए, ठीक। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जो आपको हेडिंग बना लेनी है राउल्ट का नियम। क्या लिखोगे आप, राउल्ट का नियम, ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना है, राउल्ट का नियम, ठीक है ना भैया। बोले हाँ ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब राउल्ट के नियम को हमें क्या करना है, परिभाषित लिखना है, ठीक। तो लिख सकते हैं भैया आप क्या, कि किसी निश्चित, ठीक है, साथ में लिखिए पेन कॉपी लेकर के। जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे भैया किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का, किसी अवयव का, किसी अवयव का वाष्प दाब, वाष्प दाब उस अवयव के, उस अवयव के वाष्प दाब के, उस अवयव के वाष्प दाब के मोल अंश के समानुपाती होता है, उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना भैया। ये चीज आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये राउल्ट का नियम हो गया, ठीक। अब कह रहा है कैसे समझाना है, समझा लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा आपसे, हमारे पास में भैया इस प्रकार का कोई एक विलयन हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। हमने क्या ले लिया, इस प्रकार का एक कोई विलयन ले लिया, ठीक। और फिर हमने आपको यहाँ पर एक बात समझाई क्या, कि इस विलयन में आपने 2 अलग अलग प्रकार के क्या भर दिए भैया, पदार्थ भर दिए, ठीक है। सुनना बड़े ध्यान से, 2 अलग अलग प्रकार के क्या भर दिए, पदार्थ भर दिए, ठीक। एक ये हो गया, दूसरा हमने कहा आप यहाँ पर एक पदार्थ और ले सकते हैं, और दूसरा पदार्थ हमने कहा आपसे कि आपने ये भर दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कितने 2 अलग अलग पदार्थ नजर आ रहे होंगे, ठीक। तो हमने कहा भैया इसमें आपके पास में 2 अलग अलग पदार्थ हैं, एक पदार्थ आपका क्या है, मान लो ए है, और एक पदार्थ आपका मान लो हमने क्या बता दिया, बोले बी है, ठीक। ऐसे 2 अलग अलग पदार्थ हैं। अब जब इन दोनों पदार्थों को आप गर्म करने बैठोगे भैया, क्या करने बैठोगे, गर्म करने बैठोगे, तब आप देखोगे कि इन दोनों की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, ठीक है ना। इन दोनों की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। अब जो वो वाष्प बनेगी ना, तो वो विलयन पर क्या डालेगी जाकर के, वाष्प दाब, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तो ये वापस लौट करके आएगी, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो ना जब चैप्टर पढ़ाया था तब समझाया था, ठीक। वहां पर जाकर के बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्रकार के विलयन हैं, मतलब 2 प्रकार के पदार्थ हैं, ए और बी, ठीक। अब वही चीज आपको यहाँ पर समझने का, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के वाष्प दाब के मोल अंश के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है, ठीक। अब ध्यान देना, हमारे पास मान लो एक ऐसा चीज समझ लो ध्यान से, कि हमारे पास में एक पदार्थ है और उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ए नाम से जानेंगे, ठीक है। इस चीज को समझना थोड़ा ध्यान से। तो हमने कहा हमारे पास में एक पदार्थ है, उसको ए है, तो ए का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा, ठीक। और वो उसके वाष्प दाब जो ना मोल अंश के समानुपाती होगा, तो मोल अंश को किससे लिखते हैं, एक्स से। अब ए है तो क्या लिख देना, ए लिख देना, ठीक। इसी चीज को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा पी ए बराबर, ध्यान रखना, तो पी नॉट ए क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए इंटू में क्या मिल जाएगा भैया, एक्स ए मिल जाएगा, ठीक। ये चीज लिख लेना ध्यान से। अब दूसरा चीज तुमसे क्या कहा रहा है कि भैया हमारे पास में एक और पदार्थ है जिसका नाम क्या है, बी, तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो पी बी होगा, वो किसके,
एक्स बी के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना भैया। और इसके बाद ध्यान रखो थोड़ा सा क्या कि वो भी क्या होगा यहाँ पर पी बी बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पी नॉट बी इनटू में क्या मिल जाएगा आपको एक्स बी मिल जाएगा। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये हो गया भैया आपका राउल्ट का नियम। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं, ठीक। अब चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में खा नंबर दिया गया, ठीक। अब इस खा नंबर क्वेश्चन के देखो पढ़ो, कह रहा बिलियन में Cu सिंगल प्लस आयन रंगहीन है, जबकि ध्यान समझना, पढ़ो ध्यान से, कह रहा बिलियन में Cu सिंगल प्लस आयन कैसा है, रंगहीन है, ठीक। जबकि Cu2 प्लस आयन जो है वो रंगीन है, क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट आपने एक क्वेश्चन बनाया है, ऊपर देखो ध्यान से, उसी की बात है पूरी की पूरी कहानी, ठीक। तो सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं इनके बारे में, फिर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, उस नोट पॉइंट को भैया तुम्हें भी लिखना है, हम भी लिखेंगे, ठीक। हमने आपसे समझाया क्या कि सबसे पहले आप कॉपर की बातचीत करो, तो कॉपर कितने नंबर पर होता है, जवाब आएगा भैया 29 नंबर पर होता है। क्या 29 नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाओगे, तो हम बोलेंगे बिल्कुल कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आर्गन लिखेंगे, फिर 3D लिखेंगे, फिर 4s लिखेंगे, ठीक। बहुत ध्यान से समझना भैया, है ना। आर्गन लिखा, 3D लिखा, 4s लिखा। अब आपको पता है कि ये भैया हमारा एक अपवाद की कैटेगरी में आता है, ठीक। तो 18 ये हो गया, एक यहाँ पर आपको भरना होता है 19 और 19 और 10 यहाँ पर भर दिया, तो कितना हो गया 29 हो गया, बोले ठीक है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है Cu सिंगल प्लस। अब सिंगल प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने दान कर दिया, कितने बचे आपके पास में 28। अब आप इस 28 का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर आर्गन और फिर लिखेंगे 3D के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 4s, ठीक है ना भैया। अब एक ही तो दान करना, तो s से निकाल दो, बोले कोई दिक्कत नहीं। क्या d में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो नहीं भैया, बोले d में अभी भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक। अब आपको ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, उसी प्रकार के जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने 5 कक्षक बना करके भरे थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 5 कक्षक बनाएंगे और ये 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बोला भैया ठीक है, बहुत आसान सा काम, हमें तो ये इसमें मजा आता है भरने में। तो आपने भैया इस तरीके से क्या कर दिए, इन 10 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे अलग अलग कक्षकों में भर के फिल कर दिया, ठीक। क्या आपको यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, बोलो फटाफट से। तो बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कैसी है, लुल है, एकदम 0 है, ठीक, एक भी नहीं है भैया, है ना। अब दूसरी कहानी को समझते हैं, हमने कहा इस चीज को समझ लो। अब आपके पास में देखो ध्यान से, दूसरी चीज क्या लिख रखी है, Cu का डबल प्लस, ठीक। अब आप कॉपर का जब डबल प्लस निकालने बैठेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया जो कॉपर का डबल प्लस है, तो इसके पास में कितने, आपके पास में मतलब कितने दान करने पड़ेंगे, तो बोलोगे 2, तो कितना बचेगा, बोलो भैया 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब 27 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे, आर्गन 3D और 4s, ठीक है ना, ऐसे ध्यान दो। अब भैया 2 दान करने, तो s से तो एक ही है, तो s से एक ही निकल पाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा। अब अगला वाला जो आप निकालोगे वो कहां से निकालोगे भैया, d से निकालोगे। तो अब d में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो बोलो भैया d में हमारे पास में केवल और केवल 5 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई भैया, बोल के देखो एक बारी फटाफट से, बोले हाँ। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरो, तो बोले 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। और ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9, ठीक। अब आपने देखा ध्यान से कि यहां पर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोले भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो अब यहां पर बोलोगे कि भैया हमारे पास में अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दिख रहा है भैया, 1 दिख रहा है, ठीक। अच्छा, इतना लिखने के बाद, ये सब करने के बाद आपको एक नोट पॉइंट और लिख देना पड़ता है भैया। वो क्या लिखेंगे, तुम तुरंत बोलोगे भैया क्या, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो कि Cu सिंगल प्लस में, सुन लो ध्यान से, मैं बात लिखना आपको ये है, ठीक है ना, क्या कि Cu सिंगल प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Cu सिंगल प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये, सॉरी, सिंगल प्लस में कहां उपस्थित है ना, देखो ध्यान से, है ना, थोड़ा ढंग से लिखना है, क्या कि Cu सिंगल प्लस में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह रंगहीन है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह रंगहीन है। जबकि Cu डबल प्लस आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए यह रंगीन है। समझ में आगे बात की नहीं, क्या लिखना है, फिर से सुन लो ध्यान से, क्या कि Cu सिंगल प्लस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह रंगहीन है। जबकि Cu डबल प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगीन है। बस इतना लिखना होता है। ये क्यों का कारण हो गया, 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जरा बताओ फटाफट हमें। अब हमने कहा आपसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, कैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओगे आप, बुलाओ, ठीक है ना, सोच करके देखो भैया, ठीक है, कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे देखोगे, ठीक। अब हमने कहा आपसे ध्यान से समझ लो कि एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है ना। बहुत आसान काम है भैया, एक दंतुर और द्विदंतुर लिगेंड को किससे समझाना है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाना। मैंने कहा भैया सबसे पहले अपन बातचीत कर लेते हैं किसकी, एक दंतुर लिगेंड की, ठीक है ना, एक दंतुर लिगेंड, ठीक है ना भैया, एक दंतुर लिगेंड, ओके।
एक दंतुर लिगेंड। ठीक, अब ये ध्यान रखना, हमने आपको लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ा दिया है भैया। ठीक, एक इंपॉर्टेंट कहानी थी लिगेंड के वर्गीकरण की। ठीक, फिलहाल यहाँ पर एक बार दोबारा समझते हैं आप क्या, कि जो ये आपको दिख रहा है ना एक दंतुर लिगेंड, ठीक, ये किसे कहे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि वे लिगेंड जिनमें, वे लिगेंड, ठीक है ना, ऐसे लिखना, वे लिगेंड, ठीक है, कि वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है, ऐसे। ओके, चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी यहीं पे चिपका लो। ठीक है, ये आसान सी चीज है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने कहा आपसे कि क्लोरीन लिख दो, ठीक, सिंगल का माइनस चार्ज है, ये इकलौता दाता परमाणु है। ठीक, फिर हमने कहा आपसे फ्लोरीन लिख दो, इकलौता दाता परमाणु है, ठीक है ना, कोई समस्या की बात ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। फिर मैंने कहा आपसे जल लिख दो, क्या लिख दो, जल लिख दो, ठीक, इकलौता दाता परमाणु है और वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। मैंने कहा यहाँ पे एमीन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं कई सारे नाम को। ठीक, फिर मैंने आपसे एक छोटी सी बात और बताई, वो हमने कहा भैया कि एक दंतुर की कहानी तो भैया ठीक है समझ में आती है हमको, एक दंतुर की कहानी तो ठीक है हमें समझ में आती है भैया। ठीक, अब हमें बता दीजिए द्विदंतुर लिगेंड की कहानी। ठीक, तो अब आप हेडिंग बना करके लिखेंगे द्विदंतुर लिगेंड, ठीक है ना भैया, ध्यान रखना है क्या लिखना आपको, द्विदंतुर लिगेंड। अब द्विदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, द्विदंतुर लिगेंड। ठीक, तो डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक, अब हम नहीं लिखेंगे, आप खुद ही लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना कि वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, दो दाता परमाणु। ठीक, ऐसे समझ लीजिए आप ध्यान से, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे हमने कहा आपसे, हमारे पास में एक एग्जांपल है एथिलीन डाई एमीन का। किसका एग्जांपल है भैया, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एग्जांपल याद कर लीजिए। अब एथिलीन क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास में ये होता है CH2, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमने कहा एक बॉन्ड इधर दिखा दो जब डबल बॉन्ड है, तो है ना, एक उधर दिखा दो तो कहानी बन जाएगी। बोले हाँ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे NH2 जोड़ सकते हैं, और ऐसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, NH2 जोड़ सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं भैया एथिलीन, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एथिलीन। अब ये एक एमीन हो गया और एक ये एमीन हो गया, तो बन गया डाई एमीन, तो एथिलीन डाई एमीन। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में दो दाता परमाणु है, एक ये नाइट्रोजन इधर दाता परमाणु हो गया, एक ये नाइट्रोजन इधर दाता परमाणु हो गया। ठीक, तो इसको कहते हैं भैया द्विदंतुर लिगेंड। क्या कहते हैं भैया, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। हो गया ना भैया, बोले हाँ भैया ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि ये देखो ध्यान से, आपको क्या दिख रहा होगा भैया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। अच्छा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं ये नहीं पूछा आपसे, ठीक है ना, पूछ दिया है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। ओके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। तो सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये है क्या चीज, तो आप ध्यान रखना है क्या, कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं हम लोग किसको भैया, RMgX को, ठीक है ना, ऐसे ये शकल होती है किसकी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। ठीक, उपयोग कह रहा है तो आप बोल सकते हो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, मतलब कई सारे कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलोगे यहाँ पर उपयोग में क्या, कि विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, यौगिकों का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं फटाफट से जल्दी से। ठीक, ये इसका उपयोग हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में हमसे कहा गया कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्या बना करके दिखाओ, एल्केन बना करके दिखाओ। ठीक, तो हमने कहा एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लेते हैं आपसे एग्जांपल के लिए, तो हमने बोल दिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका आप क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए भैया, क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या, कि आपको एक चीज समझ में आती है कि यहाँ से जब इन दोनों को अलग अलग करते हैं ना भैया हम लोग, तो हमें ऐसे H का प्लस मिलता है, OH का माइनस मिलता है। ठीक, और हम लोग यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे ना, तो Mg के ऊपर प्लस मिलेगा, अब कार्बन के ऊपर माइनस
माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये जो कार्बन के ऊपर माइनस आया ना, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो उसके पास ऑलरेडी 3 तो थे ही थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन देखने को मिल गए, 4। अब 4 का मतलब है कि CH4 हो गया। अब इस CH4 को आप क्या बोलते हो, तो बोलोगे भैया इसको तो हम लोग बोलते हैं मेथेन, ठीक है ना। तो बन गया, बोले हाँ। अब इसके बाद में इधर देखो प्लस का चार्ज है, तो इसके ऊपर ये वाला माइनस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेना MgOH और Br, ठीक। ये है कहानी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे ख्याल से चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से भैया समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक बहुत बेहतर न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और इस न्यूमेरिकल को देखेंगे आप तो आपको अच्छे समझ में आएगी चीजें कि भैया कैसे कैसे करें, ठीक। पढ़िए ध्यान से। कह रहा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 ये मोलरता दी गई, ध्यान रखना, ठीक। सांद्रता दी गई है कि विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सी कहानी है, जरा समझना। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला चिपका दूं तो ज्यादा बेहतर कहानी बनेगी, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया एक फॉर्मूला हम लोगों ने जो सबसे पहली रिएक्शन होती है पाई बराबर C × R × T, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। बोले यहाँ पर ये C क्या है, तो सबको मैं अभी सबको बताता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो पहले ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए मेरे साथ में। एक बार क्या करेंगे जरा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप बातचीत करते हैं पाई के बारे में ना। तो पाई जो है ना, यही होता है हमारा परासरण दाब। अब देखो पाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना, करा परासरण दाब ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम बातचीत आपसे करें तो तुम बोलोगे भैया कि C फिर क्या है। चलो आपने पाई के बारे में बता दिया, तो बोले C के बारे में बता दो, ठीक। तो मैं C आपको बताऊं ना, C को ही हम लोग सांद्रता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो C का जो मान है वो कितना दिया गया है बेटा, m/10 यानी 1/10 मोलर, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। बोले कहानी समझ में आ गई। अब उसके बाद में आपको दे रखा R, तो देखो आप क्वेश्चन में ही आपको R का मान समझाया गया है, वो कितना होता है 0.0821, ठीक। इतना लिख सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे आपको एक और मान दिया गया है, वो दिया गया भैया T का मान। तो T का मान आपने देखा आपको दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो एक बात मेरी मानोगे क्या कि भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 और जोड़ दीजिए। बोले क्यों जुड़वा रहे हो भैया, इसका कारण समझिए जरा, क्योंकि हम लोग कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते हैं इस फॉर्मूले में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो T का मान रखेंगे वो केल्विन में रखेंगे, और जब आप जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी कहानी अगर सभी को समझ में आती है तो बस अब आपको कैलकुलेशन ही करने को बाकी बचती है। और आपके कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 का, हाँ ठीक है 2 नंबर का है, और 2 नंबर का है इसलिए आसान है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अब देखेंगे अपन यहाँ पर क्या कि पाई बराबर, अब आपको दिया गया C का मान दिया गया आपको 1/10, ओके। यहाँ पर रख दो 1/10 रख दिया। फिर उसके बाद दिया गया आपको R का मान कितना है, तो 0.0, ठीक है ना, 821, ओके। इतना हो गया, बोले ठीक है कहानी। उसके बाद आपने देखा कि भैया T का मान भी आपको ऊपर ही लिखना है, तो T का मान आपको कितना दिया गया, बोलोगे 300, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां से ये वाला पॉइंट हटा दो। जैसे ही पॉइंट हटाओगे भैया देखो 4 अंकों पर, तो 4 अंक नीचे 0 बढ़ा दो 4 अंक के लिए, ठीक। इतना कर दिया, बोले हाँ। अब काट दो कुछ कटने वाले, तो 1 ये 2 0 आपको ऊपर दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से, कट गए ना, बोले हाँ। अब 3 का गुणा करा दो किसमें, 821 में। अब जब 3 का गुणा आप 821 में कराओगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 8 त्रिका 24, यानी कितना आ गया आपके पास में, ये वैल्यू निकल करके आई, ठीक। और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आपके पास में 1000 लिखा हुआ, मतलब आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तब आपको ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2.463 वायुमंडल, ठीक है भैया। अब हमको जरा ये बता दो कि जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है भैया। अगर चीजें पढ़ लेना पड़ती हैं भैया तो आपको हर एक चीज कमेंट बॉक्स में पूछनी है, ये नहीं करना है कि बस पढ़ लिया हो गया, नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, हम हर एक चीज का सोल्यूशन आपको वहां पर देने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पहले भैया एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो पहले सभी लोग ध्यान से। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर ऐसा सेट आ जाता भैया तो ये बात समझ लेना कि हमारे 95-96 नंबर आने चाहिए, ठीक। अगर नहीं आ रहे तो शर्म करना अपने ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि इससे आसान सेट फिर आपको दिखेगा नहीं, ये बात समझ लो। कह रहा आणविक सूत्र, मतलब आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, कह रहा है कि सभी संभावित समावयवी, सुनना बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है कि सभी संभावित, ये C4H10O के सभी संभावित समावयवी एल्कोहलों के सूत्र ज्ञात करने हैं, संभावित समावयवी एल्कोहलों के, ठीक। तो एल्कोहलों के आपको क्या बताने, सूत्र बताने हैं। बहुत आसान सा काम है, कैसे कैसे बन सकते हैं एल्कोहल के सूत्र, चलो क्लियर करते हैं। मैंने कहा आपसे हमारे पास में ये जो ये मेन फॉर्मूला लिख रखा है इसको लिख लो आकर के, क्या लिख रखा है, बोले C4H
10 और सिंगल O है, ठीक है ना, ऐसे ये है कहानी। बोले ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता है तो उसको समझने के लिए आप ध्यान देते हैं। हमने कहा पहले चारों कार्बन की एक सीधी सीधी चेन बना करके लिख दो, सभी को क्या दिक्कत है ना। तो अपन ने ऐसे लिख दिया CH3, बोले CH2, फिर बोले CH2 और फिर बोले यहाँ पर क्या कर दो OH कर दो। पहली चीज सबको, सॉरी अभी तो 3 ही लिखे ना तुमने, 4 लिखने भैया, ये भी ध्यान रखना है ना, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक। लिख दिया, बोले हाँ जोड़ लो एक बारी। 1 2 3 4 कार्बन 4 है, जोड़ो। 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन तो एक ही लास्ट में दिख रहा। बोले ठीक है, पहली कहानी भैया समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का कैसे बन सकते हैं। अभी ध्यान से देखो तो इसको आपने कितने नंबर में जोड़ रखा, 1 नंबर। मैंने कहा इसी को उठाकर 2 नंबर में जोड़ दो आकर के, तो क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। तो बोलोगे ठीक है भैया जोड़ देते हैं करके, तो CH3 CH2 यहाँ पे लिख देना CH, इधर पे लिख देना CH3 और इसको उठा करके कहाँ जोड़ दो आकर के 2 नंबर में। अब फिर से जोड़ लो जरा ध्यान से, कार्बन 4 दिख रहे, 3 2 5 और 1 6 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन एक ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखते हैं। अब तीसरा देखो तो आपको दिखेगा क्या कि भैया, अब किसी का दिमाग करेगा भैया कि अभी तो यहाँ 3 नंबर में जोड़ दो। नहीं भैया गलती मत करना, अगर यहाँ पे जोड़ दिया तो समझ लेना ध्यान से, नंबरिंग अभी इधर से करे हो तो 2 नंबर मिल रहा है, फिर इधर से नंबरिंग हो जाएगी तो फिर से भी तो 2 नंबर में चला जाएगा ना। तो गलती कोशिश करना, मतलब करने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए आपके पास में, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमने कहा एक काम करते हैं, उसको 1 नंबर में जुड़ा रहने, थोड़ी चेन इधर उधर बढ़ कर लेते हैं, चेन थोड़ी इधर उधर करके बना सकते हैं। तो हमने कहा CH3 और यहाँ पे अपन ने लिख दिया C, और फिर हमने कहा यहाँ पे आपसे क्या CH2 और इधर अपन से क्या कर लिख देंगे OH लिख देंगे। चलो ये बताओ जरा ध्यान से, ठीक, बोली समझ में आ गई कहानी। अब इधर पे क्या कर दो आप CH3 जोड़ दो, ठीक, इधर पे भी आप क्या कर सकते हो CH3 जोड़ सकते हो। चीजें बन गई कि नहीं बन गई। अब मेरे ख्याल से देखो 5 कार्बन हो गए, ठीक है, यही तो गलती मत करना जो हमसे हो रही है तुमसे भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना वहां पर। तो इधर पे आप ऐसा CH कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी जोड़ लेते। 1 2 3 4 कार्बन है, बोले ठीक है, 3 3 6 1 7 2 9 और 1 10, हाँ बोले भैया समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब एक लास्ट शकल अगर और बना देते हो क्या दिक्कत हो फिर किसी को, बोलो फटाफट से। अगर एक आध शकल और अगर इसकी बन जाए तो क्या ही बुरा हो, है ना। तो बोले भैया बना के दिखा दो अगर बन नहीं है तो। हमने कहा चलो भाई कोशिश करते हैं देखने की, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे क्या कि एक काम करो, आप ऐसे लिखो CH3, इधर लिखो C, इसी में डायरेक्ट क्या जोड़ दो आप OH जोड़ दो आकर के, ठीक। और एक CH3 आप कहाँ लिख दो भैया ऊपर की तरफ, और एक CH3 आप कहाँ लिख दो नीचे की तरफ। जरा बताओ, 1 2 3 4 कार्बन 4 है, बोले ठीक है, 3 3 6 3 9 और एक ये 10, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, बोले हाँ। अब इसके अलावा और कोई भैया शकल आपसे बनने वाली नहीं है संभावित समावयवी को लेकर के, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए भैया कि बस इतने ही हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए अभी अपन बातचीत करते हैं अगली क्वेश्चन के बारे में। पहले काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका फटाफट से। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या, ओके। चलो देखो ध्यान से क्या करना है भैया कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, हेडिंग बनाना सभी लोग। क्लीमेंसन, बहुत आसान सी रिएक्शन है भैया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा भैया, मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो लिखूंगा, बाकी आपको सुन करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या कि जिंक पारा अमलगम, ध्यान सुनना, जिंक पारा अमलगम, ये लिखना पड़ेगा, जिंक पारा अमलगम तथा सांद्र HCl, एक सेकेंड, सांद्र लिखना है ना, क्या लिखोगे, सांद्र HCl की उपस्थिति में, ध्यान समझना, की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भैया, एल्केन प्राप्त होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो हमने कहा कॉन्सेप्ट क्या, सीधे एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक। हमने कहा हमारे पास में एक ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एक कार्बोनिल यौगिक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इस कार्बोनिल यौगिक का आपको क्या कराना है, अपचयन कराना। तो सबको पता होता है कि भैया अपचयन में किसके साथ क्रिया करानी होती है, हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ करानी होती है, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक। उपस्थिति में आपको ये लेना पड़ेगा जिंक पारा, क्या लेना पड़ेगा भैया, जिंक पारा लेना पड़ेगा, और आपको क्या लेना पड़ेगा भैया, ये HCl लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सांद्र HCl यहाँ लिख लेना, जो भी अपने करके, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सांद्र HCl होगा, ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब अपचयन कराना है, कैसे कराते सुनना। तो हमने कहा भैया यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दो, इधर से किसको चिपका दो, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन चिपका दो, और इधर से किसको चिपका दो, कार्बन को। तो जब 2 बॉन्ड खाली करे हो ना, तो 2 देने पड़ेंगे हाइड्रोजन आपको, 2 उधर दे देना। तो आप देखोगे कि जल आपको बाहर देखता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। क्या है कि 2 हाइड्रोजन उसको दिए तो आपको जल बाहर हो गया, ठीक। अब 2 नीचे दे दिए तो टोटल कितने काम में आ गया आपके पास में, तो 4। अब 4 आगे काम में, तो तुम
यहाँ पर देखोगे कि C के साथ में अगर H4 हो जाएगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, मतलब ये मेथेन बन जाएगा। ठीक है, चलो आप मुझे ये बताओ कि क्लीमेंसन अपचयन प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से सभी को। ठीक, अगर समझ में आ गई है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, है ना। देखो ध्यान से, ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया समय समय पर जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है भैया आपसे क्या, क्लीमेंसन निपट गया, अब कह रहा टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख करके बताते हैं। सबसे पहले टॉलन अभिकर्मक की बातचीत कर लेते हैं। किसकी बातचीत करते हैं भैया, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक। अभी पिछले वाले बेटा सेट में जब हमने सेट नंबर 7 कराया था ना, तब भी वहां पर ये क्वेश्चन आया था, टॉलन अभिकर्मक। लिखो सभी लोग फटाफट से, सिल्वर नाइट्रेट तथा, याद है क्या, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, ये एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। ठीक है ना, इसका काम क्या है भैया, रजत दर्पण बनाना। क्या बनाना, रजत दर्पण बनाना। ठीक, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है 2 नंबर का, तो एक रिएक्शन भी आपसे पूछी गई है। क्या कह रहा है कि इसकी ग्लूकोज के साथ में, किसके साथ अभिक्रिया करानी, ग्लूकोज के साथ में। ठीक है ना, तो अगर ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मैं आपको छोटी सी कहानी समझाता हूँ, पहले इस चीज पे फोकस करना मेरे ध्यान से बेटा। ठीक, हमने आपको पहले ही लेक्चर में आपको सिखाया था ग्लूकोज की शकल बनाना कैसे बनती है। तो आपको 6 कार्बन लिखने होते हैं भैया। कितने कार्बन लिखने होते हैं, 6 कार्बन लिखने होते हैं। मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ, जल्दी से समझने की कोशिश करना आप लोग। सभी लोगों का फोकस भैया बोर्ड की तरफ चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5, अभी 5 ही हुए हैं। ठीक है ना, एक काम करो, एक और बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इनको थोड़ा ऊपर पहुंचा दो, जगह बन जाए, है ना, थोड़ी सी। चलो देखना ध्यान से कैसे कैसे कहानी हो सकती है भैया। ठीक है, तो हमने कहा भैया एक और बना दो, तो एक के लिए आपने नीचे एक और चिपका दिया, बोले बन गई कहानी। हाँ ठीक है, अब जो ये आपको पहला वाला कार्बन दिख रहा है ना, इसमें आपको क्या करना है, एल्डिहाइड समूह जोड़ना होता है। ठीक है, बोले बन गई बात। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बॉन्ड आपको फिल करने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे बॉन्ड आपको फिल करने हैं। ठीक, अब लास्ट चीज मेरी समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से भैया, वो क्या कि तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि आपको OH जो है ना सब कहाँ लिखने हैं, राइट साइड में। OH कहाँ लिखने हैं, राइट साइड में। केवल 3 नंबर और 4 नंबर वाले कार्बन को छोड़ करके OH सब हर जगह भर दो। ठीक, देखो ध्यान से, हर जगह OH भर दिए, बोले ठीक है। अब 2 नंबर 3 नंबर में कहाँ भरने हैं, 3 नंबर और 4 नंबर में कहाँ भरने हैं, तो बोलोगे लेफ्ट साइड में भर देने। बाकी सब जगह पे किसको फिल कर दो, हाइड्रोजन को फिल कर दो। ठीक है ना भाई, अब इस तरीके से कहानी बन गई। बोले हाँ, अब मैंने कहा इधर से लिखना शुरू करो, इसको कैसे लिखा जाए। तो ये CH2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं कैसे समझाना चाहता हूँ। और ये मैं क्यों लिख लिख करके तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन ऐसे ही समझ में आती है। तो CH2OH हो गया, बोले ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये एक लिखा है CHOH, एक ये लिखा है CHOH, एक ये लिखा है CHOH, एक ये लिखा है CHOH। ठीक, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं CHOH का होल 4। बड़ी ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब लास्ट वाले में ये आपको दिख रहा ना, उसको ऐसे लिख दो, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिख दो, H। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है, तो बोलोगे टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। ठीक, अब ये ऑक्सीजन जो है ना भैया, इस H के पास आकर के OH बन जाएगा। तो जो आपको फाइनली चीज देखने को मिलेगी वो ऐसे मिलेगा कि CH2OH, CH2OH, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे CHOH का होल 4, और इधर देखने को मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको OH। ठीक, ये हो गई भैया इसकी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, और जो बाहर बचा वो क्या बचा आपके, तो बोलोगे 2Ag। ठीक, और इसी 2Ag को भैया हम लोग नाम दे देते हैं रजत दर्पण। ठीक, मेरे ख्याल से रिएक्शन भैया आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टफ थी नहीं, आसान सी चीज थी, बस आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए था। ठीक, अब आपको पेपर में इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ये केवल आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि भैया इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, समझना मेरी बात को। ठीक, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बना करके दिखाया था। ठीक, फटाफट से वो चीज नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कहानी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया उसको पढ़ो फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो ना चौथा का नंबर पूछा गया। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल, बहुत आसान और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक, कैसे पता करेंगे, देखो कह रहा है यूरिया का 1 विलयन भारानुसार, ध्यान रखना भारानुसार जब भी आपसे कह दे तब आप समझ लेंगे कि भैया इसमें 2 तरीके की कहानी है। कह रहा है एक यूरिया का 1 विलयन भारानुसार कितने परसेंट है, 6% है। ठीक, अब कह रहा है कि विलयन में यूरिया तथा जल, 2 लोगों का मिश्रण है, यूरिया तथा जल, और दोनों का ही आपको क्या पूछा गया, मोल प्रभाव यानी कि मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक, मैं आपको छोटी सी कहानी समझाऊं जरा ध्यान से। ठीक है, क्या कि हमारे पास में इस तरीके से भैया 1 विलयन है, इस तरीके से हमारे पास में क्या है, 1 विलयन है। ठीक, अब इस विलयन की बात अगर करें तो इस विलयन में हमें 2 तरीके की चीजें दिखाई गई हैं। क्या, पहला तो आपने देख लिया यहाँ पर इस तरीके से क्या भरा हुआ है, तो बोले भैया इस तरीके से इसमें भर दिया गया है। क्या, तो जवाब आएगा भैया इसमें आपने भर रखा है पहले से ही। क्या, तो बोलोगे
पानी, और दूसरा ये आपने क्या डाल दिया इसमें, यूरिया डाल दिया। ठीक, मतलब इसमें दो पदार्थ हैं भैया। ठीक, एक पानी है यानी H2O है, और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यूरिया यानी कि NH2CO NH2। ठीक, ये दो पदार्थ हैं और ये मिला करके एक विलयन बना दिया गया। ठीक है ना। और इसमें जो इस विलयन में अगर मैं बातचीत करूं, ये अगर मान लो 1 लीटर है तो उस 1 लीटर में 6% आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिया, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है। जैसे मान के चलो कि टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 का, उस 100 में भैया 6% आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है ना वो किसका होगा, तो जवाब आएगा भैया कि वो जो, देखो ऐसे समझो कि 6% आपने ध्यान दिया। ठीक, अब यही से क्वेश्चन समझाना शुरू करते हैं, क्लियर करना। ठीक, तो आपने देखा कि आपसे जो पूछा गया वो कितना दिया गया, बोले 6% यूरिया का हिस्सा दिया गया, तो जल के साथ मिला रहा है, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा यानी कि कितना बचा, 94%। तो जो 94% है वो तो क्या होगा भैया, पानी होगा। बस यहीं से कहानी बन गई आपकी। ठीक, क्या कि आपको इसमें जो चीज कम मात्रा में होती है उसको विलेय मानते, जो ज्यादा मात्रा में होती है उसको विलायक मानते। ठीक, और विलेय को हम लोग मान करके चलते हैं कि ये ए है, और विलायक को हम लोग मान करके चलते हैं ये बी है। कम ज्यादा तो पल्ले पड़ेगा, बोले हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इनके द्रव्यमान के मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोल प्रभाव निकालना, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ता भैया। ठीक, तो WA का मान निकालो पहले। तो WA किसको माना, यूरिया को, तो WA के लिए कितना हो जाएगा भैया आपका मान, तो बोलोगे 6 ग्राम। ठीक है ना। अब यूरिया है तो यूरिया का फॉर्मूला लिख दो चुपचाप यहाँ पे, तो NH2CO NH2। ठीक है ना, चीजें क्लियर करना भैया मेरे साथ में, सब कुछ आसान लगेगा आपको। ठीक, अब इसी से आपसे अगर हम कहते हैं कि WA के साथ साथ आप इसमें MA का मान भी बना लो तो कोई दिक्कत होगी क्या, तो ध्यान रखना WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा जाता है ना, उसी फॉर्मूले से अपन लोग MA का मान बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि ये यूरिया के लिए अगर हम परमाणु भार का मान बनाने आएंगे तो हमें अच्छे से एक तो याद होना चाहिए कि कितना होता है, और क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो क्वेश्चन में देखो जहाँ से यूरिया का जो अणुभार दिया गया है, हाँ क्या क्वेश्चन भाई ये है। ठीक है ना, तो कितना दिया गया है, तो बोलोगे 60 ग्राम प्रति मोल दिया गया। ठीक, तो कोई समस्या नहीं, अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आना चाहिए भैया, है ना। सॉरी, कैसे आना चाहिए, नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है, तो बोलोगे 7, यानी 1 का कितना हो जाएगा 14, तो कितने नाइट्रोजन है 2, तो 14 दूनी 28। ठीक, ऐसे सबका अलग अलग। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 का कितना 2, और 4 का 4। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 60। ठीक, अच्छा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब यहीं पर आप एक काम करिए, WB का भी मान बना करके बता दीजिए हमको जरा, जब ये कहानी बनी रही सबकी, तो ठीक है ना, WB क्यों पूरा मान जाए अपने, तो WB किसको मानोगे, जो देखो ध्यान से जल को मान रखे। ठीक, कितना मान दिया गया है, बोलोगे 94 ग्राम। तो अब 94% को 94 ग्राम में बदल दो। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो किसका, H2O का। अब जैसे तुमने WA से किसका मान बनाया था, MA का, वैसे ही WB से किसका मान बना लो भैया, MB का मान बना लो। बोले हम ये निकाल क्यों रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ सब कुछ क्यों निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपका दिया गया है H2O का, H2O से आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी भैया 18 ग्राम प्रति मोल। कितनी मिलेगी, 18 ग्राम प्रति मोल। अच्छा मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूं, अभी आप कारण समझेंगे तुरंत थोड़ी देर बाद में। हाँ ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो अब आपने अगर जब WA और MA और WB और MB सबके मान बना ही लिए हैं, तब आपको मैं एक छोटी सी हिंट देता हूं, आपको पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी, मोलों की संख्या। अब हमने सबसे पहले आपसे कहा कि यूरिया के मोलों की संख्या NH2CO NH2। ठीक है ना, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा कि यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है ना भैया, अब यूरिया के जो मोलों की संख्या है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। तो आप यहां पर लिखेंगे यूरिया को आपने A मान रखा है, तो Na बराबर जो फॉर्मूला आता भैया वो आता हमारा WA/MA। क्या आता भैया, WA/MA। अब WA का मान आपने देखा आपको कितना दिया गया है 6, ध्यान रखना भैया कितना दिया गया 6, और बटे में MA का मान आपको कितना दिया गया 60। देख लेना क्लियर करते हुए। ठीक, अब जब इसको काटोगे तब आप देखोगे 6 से 6 निपट गया, मतलब नीचे तो बचा 10। अगर इसी 10 को ढंग से लिखना चाहो तो मिलेगी वैल्यू 0.1। ठीक है ना भैया, बोले समझ में आ गई कहानी। दूसरी चीज देखो, अब क्या करोगे दूसरा, तो बोलोगे भैया जल के मोलों की संख्या। सबके लिए निकालना पड़ेगा, कारण समझते चलना सबको। ठीक है ना, जल के मोलों की संख्या। ठीक है ना भैया, अब अगर जल के मोलों की संख्या निकालने जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, तो जल को क्या माना है विलायक, तो क्या लिख देना B। तो NB बराबर जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, WB/MB। अब WB का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे 94, और इसका कितना मान दिया गया है, तो 18। इसको काट दो भैया, कितने से कटेगा, 2 से काट दें क्या, 2 से काटा तो 2 नेम 18, और इसको करते हैं और काट करके अब इसको काटो, 2 से काटो। ठीक, तो 2 चौको 8 और मेरे ख्याल से 2 सत्ते 14, ऐसे तो होगा, देख लो ध्यान से। 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से निपटा दो इनको, तो 9 से जब इनको निपटाने जाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 और 5 45, लगभग 5। देख लेना भैया, ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन में तकलीफ है वो समझ लेना अपने हिसाब से। ठीक, 9 5 45, ठीक है, यानी कितना बचा 2 47 में। ठीक है, फिर दशमलव का 0/20 हो गया। ठीक है, तो 9 दूनी 18, लगभग इतना ही मान लो, 5.2 के आसपास वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू आपको देखने को मिली 0.1 मोल, और ये जो वैल्यू देखने को मिली वो 5.2 मोल। मेरे ख्याल से चीजें एकदम बेहतर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, इतना सब कुछ होने के बाद में अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या, यूरिया के मोल अंश की बात, NH2CO NH2।
ठीक है ना, का मोल प्रभाज, ठीक है ना भैया, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है, मोल प्रभाज, ठीक। अभी कैलकुलेशन तो नहीं करनी है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ध्यान रखना। मोल प्रभाज को ऐसे काई से लिखते हैं, ठीक, तो इसको x के जैसा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ए बराबर फॉर्मूला होता भैया क्या, एन ए बटे एन ए प्लस का एन बी, ठीक है ना भैया, ऐसे यहाँ पे। अब इन सबके मान रख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो मोल अंश कहलाएगा उसका, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया क्या, कि जल का मोल प्रभाज, क्या लिखोगे आप, जल का मोल प्रभाज, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझना, जो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आगे कैलकुलेशन करनी है। तो जल का मोल प्रभाज के लिए आप इसको क्या मान लेना, काई, तो अब यहाँ पे क्या लिख देना, इसको बी लिख देना। तो अब एन बी बराबर जो फॉर्मूला, मतलब एक्स बी बराबर फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा एन बी बटे एन ए प्लस का एन बी, ठीक। अब इन सब में जल्दी से ये दोनों मान रख करके, ये दोनों मान रख करके आप कैलकुलेशन कर लेना भैया, आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। वादा करो कि हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी, आगे आंसर जो निकल कर आएंगे कमेंट बॉक्स में बता करके जाएंगे भैया, ठीक है ना। फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, वो ये दिया गया है, क्या, खा नंबर क्वेश्चन को देखो और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिख रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमारे पास में कोई अभिक्रिया दी गई है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक। और बहुत आसान सा काम होता है भैया, विद्युत वाहक बल को ही हम लोग सेल वो भी कह देते हैं, यानी ई सेल का मान आपको निकाल करके बताना है, ठीक। रिएक्शन देखो जरा ध्यान से, क्या लिख रखी पहले, है ना। तो पहले आपको दिया गया है जिंक, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, है ना। क्या दिया गया भैया, जिंक का सॉलिड दिया गया है, प्लस में सिल्वर 2Ag का सिंगल प्लस दिया गया है, बोले ठीक है। और उसके बाद में ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब जली विलयन में है। और इधर आपको दिया गया है जिंक का 2 प्लस, अब ये एक्वस फॉर्म में है यानी जली विलयन में है, और प्लस में आपको दिया गया है 2Ag का सॉलिड, ठीक है। इतनी सी कहानी है, बोले हाँ ठीक। अब इस कहानी में आपको कुछ मान दिए गए हैं, वो मान आपको बाद में देखने हैं, पहले आप इनसे क्या करिए, एनोड और कैथोड की कहानी समझिए, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो विद्युत वाहक बल पूछा गया, और विद्युत वाहक बल को भैया हम लोग बोलते हैं ई सेल, और ई सेल बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है भैया ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है ना भैया। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको मान रखने होते हैं, ठीक। अब आपको ये पहचानना किसको कैथोड माने किसको एनोड माने, ठीक। तो मेरी बड़े ध्यान से बात को सुनना कि जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक। अब ऑक्सीकरण पता क्या चलता है, तो ध्यान से देखो, ये पहले सॉलिड में लिखा है और यहाँ पर आकर के ये किस में बदल गया, आयन में बदल गया, ठीक। तो ऐसी शकल को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारा ऑक्सीकरण है, और जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है उसी वाली क्षण को भैया हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। बात पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद इसको देख लो, जो पहले आयन में लिखा होता है और बाद में क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं, ठीक। और उस वाली क्षण को नाम देते हैं हम लोग क्या, कैथोड। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या कहानी चल रही है इसमें, ठीक। अब जो मान दिए गए फटाफट से उठा करके यहाँ रख लो। तो मान में आपको दिया गया है भैया ई नॉट जिंक 2 + 2 जिंक, ऐसे, ओके। और इसका मान आपको दिया गया माइनस का 0.76 वोल्ट, ओके। दूसरा मान आपको एक और दिया गया, वो क्या दिया गया है, तो कह रहा है ई नॉट Ag + 2Ag, ठीक है ना, ऐसा। और इसका वाला मान जो दिया गया वो कितना दिया गया है, तो कह रहा है 0.80, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट है, ध्यान रखना, 80 वोल्ट, ओके। अब आपको इस वाले फॉर्मूले में मान उठा करके केवल रख देने हैं, तो आप लिखेंगे ई सेल बराबर, अब देखो कैथोड पहले मान रखना, तो कैथोड किसको माने हो आप, देखो ध्यान से, सिल्वर वाले को, तो सिल्वर वाला मान ये रहा, तो इसको रखवा करके तो क्या रखोगे 0.80 माइनस, अब एनोड का रख दो तो 0.76, ठीक है भैया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, ठीक। अब क्या बचा आपके पास में, तो बोलोगे भैया ई सेल बराबर, अब इनको जोड़ दो आपस में, तो 0 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भैया हमें, तो 6 ही मिलेगा, तो 6 रख दो। अब 8 में से 7 जोड़ेंगे, कितना बचेगा, बोलो, 8 में से 7 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, यानी लगभग ऐसा 8 7 15 ऐसा आ गया, ठीक। और कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, मतलब आप ऐसा लिखेंगे 1.56, क्या मिलेगा आपको 1.56 वोल्ट। ये आपका निकल कर आ गया भैया विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई सेल, ओके। चलिए भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं अभी हम लोग आगे की तरफ, ठीक है ना। चलिए हटा दें क्या, बोले ठीक है भैया, कर दो इसको काम, बबाल मचा दो, बबाल मचा दो, आपने तो बबाल मचा दिया भैया, बबाल मचा दिया, बबाल मचा दिया, है ना। दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, इसको तो निपटा लिए भैया। अब आती गा की कहानी, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण द्वारा, केवल एक एग्जांपल ही तो लिखना भैया, बहुत आसान सा काम है, ठीक।
चलो कैसे समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा आपसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए मेरे ख्याल से एथिल एसीटेट का, ठीक, ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे C2H5, ओके, ये हो गया एथिल एसीटेट का एग्जांपल। अब इसका आप करा दीजिए जल अपघटन, क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए, ठीक। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तब आप सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहाँ से देखो अलग अलग करेंगे तो H का प्लस मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा और आपको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा देना है, तो इधर माइनस मिलेगा इधर प्लस मिलेगा, फिर वही पुरानी कहानी कि भैया जो माइनस वाला वो प्लस वाले के साथ जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ जाएगा, ठीक है, कहानी बन गई। बोले देखो शकल क्या बनती है, इधर आ जाते हैं तो दिखेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको OH, यानी ये एसिटिक अम्ल बन गया और आप देखेंगे कि C2H5 के साथ में कौन आ गया, OH आ गया, तो ये एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। कहानी बोले समझ में आ गई भैया, एकदम से कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक। अब आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, वो क्या समझना पड़ेगा, चलो वापस से आते हैं, ठीक, कि अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया हमें ये बताओ कि ये कोटि क्या होगी इसकी, ठीक है, तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि पहले आप इसका वेग का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेग का फॉर्मूला लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वेग मतलब इसकी कोटि क्या है। तो वेग बराबर आपने पढ़ा है के ए की पावर एक्स, क्या पढ़ा भैया, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ओके, ये पढ़ा आपने। तो अब ए की जगह पे आप देख रहे हैं ये एथिल एसीटेट लिखा, बी की जगह पे आपको वो देखने को मिल रहा है, समझ में आ रही है कहानी कि नहीं आ रही है, बोले भैया कतई आ रही, समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलो भाई तुम एक काम करो, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो लो तो हम आगे कहानी बना लें, ठीक। तो अब जब आप यहाँ पर वेग का फॉर्मूला निकालेंगे तो आप लिखेंगे वेग बराबर में के और यहाँ पर आप लिखेंगे एथिल एसीटेट, मतलब क्या, CH3 C डबल O C2H5, ठीक है ना, ये लिख दिया आपने एथिल एसीटेट और इंटू में बी। अब ध्यान रखना इसकी जगह पे क्या लिख रखा है, जल। तो अब एक चीज मोटी मोटी समझना भैया ध्यान से कि इसकी घात तो आपको 1 लेनी पड़ेगी, इसकी घात कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि ये जो है ना ये इस जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका जो वेग है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या कि अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी जो आणविकता है वो कितनी है, तो भैया आणविकता के लिए जवाब आना चाहिए भैया कि आणविकता इसकी कितनी, भैया 2। लेकिन जब बात आती है कोटि की, तो कोटि कितनी निकल कर आएगी, तब आप लिखेंगे भैया कोटि के यानी n बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, तो x का मान तो 1 है प्लस y का मान तो 0 है, भैया आंसर कितना आएगा 1। तो आणविकता कितनी निकल कर आई 2, लेकिन कोटि कितनी निकल कर आई 1। आणविकता कैसे पता चली, तो एक मॉलिक्यूल आपका इसका है और एक ही मॉलिक्यूल इसका है, तो दोनों जुड़कर कितने हो गए, 2 हो गए। तो अणुओं की संख्या जो है ना, आणविकता जो है वो कितनी निकल कर आई, बोले 2 निकल कर आई, ठीक। फटाफट से भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे की बातचीत कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भैया, क्वेश्चन पल्ले पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ठीक। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने सबने यही पढ़ा हुआ है, हम सब लोगों ने यही पढ़ा हुआ है, ठीक। कह रहा संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं सामान्य रंगीन यौगिक बनाते हैं, संक्रमण धातुएं अथवा आयन इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता देते हैं, ठीक। सबसे पहले आप लिखेंगे संक्रमण तत्व के बारे में, इसके बारे में, संक्रमण तत्व के बारे में, ठीक है ना। चलो भाई सब लोग पेन कॉपी निकालो, फटाफट से लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। देखो भैया सुनने से कुछ नहीं होता, ये बात तो समझ लो, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। संक्रमण तत्व हम लोग कहते हैं क्या कि वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, ध्यान रखना भैया क्या बोलोगे, मूल अवस्था हो, ठीक है, क्या सी हो, मूल अवस्था हो या कोई फिर ऑक्सीकरण अवस्था हो, क्या हो भैया, ऑक्सीकरण अवस्था हो, ठीक। अगर ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि डी उपकोष आपको अपूर्ण दिख जाए, भैया क्या दिख जाए आपको, डी उपकोष अपूर्ण होता है तो वो संक्रमण तत्व कहलाता है। सुनो ध्यान से, डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है तो क्या कहलाता है, वो संक्रमण तत्व कहलाता है। कैसे पता चला, सुनो ध्यान से, कह रहा कि वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होता है संक्रमण तत्व कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया कि चाहे मूल अवस्था हो या फिर कोई ऑक्सीकरण अवस्था, अगर ऐसे केस में उनका डी का उपकोष अपूर्ण हो गया, अपूर्ण होने का मतलब होता है डी में मैक्सिमम तुम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, 10, मतलब तुम्हें यहाँ पर 10 ना देखें, 10 से एक आध इलेक्ट्रॉन कम ही होने चाहिए, तभी वो कहानी सही होती है, ठीक। अब ये तो हो गई कहानी संक्रमण तत्व की, ठीक। अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपने कॉपर, ये कॉपर की क्या होगी भैया, मूल अवस्था, ठीक। तो हम कॉपर कितने नंबर पर आता है, 29 नंबर पर, ठीक। तो कॉपर 29 नंबर की अगर बातचीत करें, मेरी बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो कॉपर को अपन ने लिख दिया, बोले ठीक है भैया कहानी पल्ले पड़ गई हमको, ठीक। अब एक मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से, क्या कि कॉपर का अगर मैं मूल अवस्था की बातचीत करूं तो देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कुछ इस तरीके से करते हैं। तो बोलोगे भैया आर्गन और 3D के बाद में आप लिखेंगे 4s, ठीक। अब ये एक अपवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए एस में कितना भरते हैं 1 और डी में कितना भरते हैं 10। क्या डी में तुम्हें अपूर्ण दिख रहा है, क्या डी में 10 भरे कि नहीं भरे, तो बोलोगे हाँ। तो ऐसे केस में ना तो ये संक्रमण तत्व नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, ठीक है ना। क्या आपका जवाब है कि भैया ये तो संक्रमण तत्व है नहीं, लेकिन भैया है, क्यों है, जरा कारण समझते हैं, ठीक। अगर इसकी मैं मूल अवस्था को छोड़ करके कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था ले लूं, ठीक है ना। अब मैंने कहा आपसे क्या
कि Cu डबल प्लस ले लिया। तो अब अगर आप ध्यान से समझो तो जैसे ही मैंने डबल का प्लस लिया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 27। अब आप अगर 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे तब आप लिखोगे 3d4s। ठीक, अब आपने कितने दान करने हैं 2, तो 2 दान करोगे तो इधर पे कितना बचेगा 0 और उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा भैया 9। ठीक है ना, यही तो कहानी बची। अब देखो ध्यान से इसका डी उपकोष अपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ मुझे जरा कि डी उपकोष इसका अपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलोगे भैया बेशक इसका डी उपकोष अपूर्ण हो गया है। ठीक, कैसे पता चला, तो ध्यान से देखो डी में कितने दिख रहे हैं 9। तो ये भले ही मूल अवस्था में ये डी उपकोष अपूर्ण ना हो लेकिन इसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका डी उपकोष अपूर्ण है। और यही तुमको मैंने बताया है कि मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष हमेशा कैसा रहना चाहिए, अपूर्ण रहना चाहिए। ठीक, अब एक चीज और थोड़ी सी मेरी बात समझ लो ध्यान से कि अब अगर ये अपूर्ण है तो इसके लिए आप क्या बना दीजिए, कक्षक बना दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे समझ लीजिए जानते हैं कि डी के लिए कितने कक्षक बनते हैं 5। 9 इलेक्ट्रॉन है, भर के दिखा दो 9 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है ना, और इधर पे 6, ये 7 और ये 8 और ये 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एक आपके पास में भैया क्या दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख गई 1। और अगर आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब आपको ये बात समझनी पड़ेगी भैया कि वो जो आयन है वो आपका कैसा होगा, रंगीन होगा और प्लस में भैया वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई, जरा ये बताओ हमको ध्यान से। ठीक, एक ही एग्जांपल से सारा क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपके वहां से कि रंगीन भी होते हैं और अनुचुंबकीय भी होते हैं। ठीक, नंबर 5 के भैया। ठीक, और 5 के का नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना भैया, तो सबसे पहले आज हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, तो जवाब दोगे भैया इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक, अच्छा थ्योरी मैं अगर बोल दूं आप लिख लो तो क्या ही तो बताओ। ठीक है ना, क्योंकि हम लिखेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आप क्या करिएगा, इस चीज को लिखने की कोशिश करिएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा क्या कि जब किसी धातु की छड़ को, समझना ध्यान से, क्या बोलोगे, जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं। लिखो साथ सभी लोग साथ में कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में ये धातु की छड़ हो गई जिंक, तो अगर जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं। समझ रहे हो ना, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं। जैसे हमने कहा जिंक की छड़ बनाना चाहते हो तो जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दो। बात समझ रहे हो ना भैया, क्या कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। ध्यान समझना, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, ये विलयन है, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, यानी कि अगर आपकी छड़ धनायन है तो विलयन ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक, अगर छड़ ऋणावेशित है तो विलयन धनावेशित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना भैया, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप बोलोगे क्या कि जिससे, ध्यान रखना, जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य, जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ये बात ध्यान रखना, छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो जल्दी से, मैं सिखा दूंगा आपको क्या कि जब किसी धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, इस चीज को क्लियर करना, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। भैया समझ में आ गई कहानी क्लियर है, इसे ही क्या बोल देना है, इलेक्ट्रोड विभव बोल देना है। ठीक है, एक काम करो, अब हमसे पूछा गया है कि भैया इसके जो है ना ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एग्जांपल क्या है ना, अब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसकी निर्भरता की बातचीत करते हैं कि किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो ये होगा, क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया कि ये ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ताप पर निर्भर करेगा। तो अगर तुम ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर एक चीज बढ़ती है, वो क्या बढ़ता है, तो तुम बोलोगे भैया आयनन बढ़ जाता है। आयनन का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया कि जो पदार्थ होते हैं उसमें आयन बनने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भैया ध्यान से समझना, क्या बोलोगे, ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा देखो ध्यान से, हमने कहा ये सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या बोलोगे, सांद्रता। अब सांद्रता किसको बोलते हैं, तो भैया बोलोगे गाढ़ापन। ठीक, तो जब आप सांद्रता बढ़ा दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयनन है, सांद्रता बढ़ा दोगे तो ये जो क्या है भैया आपका आयनन है, ये आयनन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है भैया, इनका जो टूटना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आयनन घट जाता है। अब अगर आयनन घटेगा तो आप याद रखोगे कि भैया इनका जो इलेक्ट्रोड विभव भी है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। ताप पर निर्भर करता है, तो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। ठीक, सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन घटेगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना भैया, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, तो 4 नंबर आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई, अब फटाफट से काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ना भैया, चलो भाई ठीक, अब अपन देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी से निपटा लेते हैं। पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो भैया सभी लोग एक साथ में, तभी मजा आएगा, है ना। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया अच्छे से, बोलोगे क्लियर है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर खा के बारे में। कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्ध आयुकाल का क्या होता है, 10 गुना होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हमें क्या सॉल्व करके बताना है, इस चीज को समझ लेते हैं पहले ध्यान से। ठीक है, तो आपको जो सॉल्व करना है वो ये है कि जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, तुम्हारा टी हाफ बराबर अर्ध आयु काल का लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। यानी जो आपसे पूछा गया है, यानी कि टी बराबर जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है 10 इंटू में टी हाफ। ये आपको प्रूव करके बताना है। क्या करके बताना, ये प्रूव करके बताना है कि क्या ये सच में सही होगा या नहीं है। ठीक है ना भैया, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहले एक मेरी छोटी सी चीज समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने वाला हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस पे पूरा फोकस मुझे बोर्ड की तरफ चाहिए। ठीक, जब कभी भी आपको इस तरीके से परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया जाए, भाई सुनना बड़े ध्यान से, परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया जाए तब आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जब आप ए की मान लेंगे, किसका मान लेंगे, ए का मान लेंगे, तब आप हमेशा याद रखना कि ए का मान आपको हमेशा कितना लेना होता है, बोलोगे 100, क्योंकि परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। ए माइनस एक्स, आप क्या करेंगे कि 100 में से जो परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना भैया, उस परसेंट को आपको क्या कर देना होता है, घटा देना है। तो 99.9, 100 में से आप क्या करो 99.9 को घटा दो। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे कितना लिख लो, 99.9। हमने कहा 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, जवाब आएगा भैया 10 में से 9 घटाया 1 बचेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर भी 9 बचा, तो 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। बोलो ना ध्यान से, 9 में से 9 गया कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, अब इधर भी तुम्हारे पास में कितना बचा, बोले भैया 9 बचा, 9 में से 9 गया कितना बचा, 0। यानी आपको जो मिलेगा वो मिला 0.1। क्या मिला आपको, 0.1 मिला। ठीक है ना भैया, बड़े ध्यान से समझना, ये आपको कितना मिलेगा, 0.1 मिल गया। ठीक, बोले इतनी कहानी समझ में आ गई, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं जरा ध्यान देना, सबको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, अगर हम टी बराबर निकालेंगे तो टी बराबर आपने क्या देखा है, या टी बराबर ना निकाल करके आप के बराबर लिखिए। तो के बराबर क्या होता है आपको पता है, तो 2.303 अपॉन में टी, ठीक है ना भैया, इनटू लॉग बेस में 10। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हो, बोले ए, नीचे क्या लिखते हो, बोले ए माइनस एक्स। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई? ठीक, इसी में मान रख दो आकर के भैया। तो क्या मिलेगा आपको कि के बराबर 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग बेस में 10। अब ऊपर देखो ध्यान से, ए का मान आपको कितना दिख रहा है, बोले 100 बटे ए माइनस एक्स का मान कितना दिख रहा है, बोले 0.1। हमने कहा आपसे क्या, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना भैया। अब आप इस 1000 को ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि 1000 को कि 10 की घात 3, क्या लिख सकते हो, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 लिखोगे तो लॉग में एक फॉर्मूला होता है x की पावर y का, तो y जो होता है ना वो कहाँ जाता है, गुणांक में। तो 10 की घात 3 है तो 3 आएगा, वो कहाँ जाएगा, गुणांक में। तो आप देखेंगे कि के बराबर जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा 2.303 अपॉन टी इंटू, और इधर पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे लिख देना आप लॉग बेस में 10, और इधर क्या बचेगा 10 बचेगा। इतनी बात बताओ जरा ध्यान से बोले, ठीक है, कहानी समझ में आती भैया यहाँ तक तो हमें ना। अब यहाँ पर अगर हम आपसे एक चीज सिखाएं तो बोलोगे ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि लॉग बेस में 10 हो, और अगर ऊपर भी आपका 10 ही लिख रखा तो इसका मान हमेशा कितना आया है, बोलोगे 1 आया है। ठीक है, यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा ध्यान से। ठीक, या जो भी आपकी प्रॉब्लम रह जाती है ना, तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ करके जाएंगे, मैं आपको हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना भैया, समझ में आ गई सभी को कहानी यहाँ तक की। अच्छा, ये कहाँ से छूट गया भाई, इसको क्या तकलीफ है देख लेना, जहाँ कहीं भी तक समस्या हुई हो इसको, है ना, इसको हटा दो फिलहाल। अब ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं, चलिए। ठीक, इतना आ गया आपको। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि के बराबर क्या लिखोगे, कि भैया के बराबर में अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में टी, और इनटू में यहाँ पर क्या हो गया
3। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देखो ध्यान से, इसी में क्या कह रहा है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है, टी हाफ। तो अब यहाँ पर आप के बराबर फॉर्मूला लगा दो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का, तो वो कितना होता है, तो 0.693 अपॉन में क्या होता है, टी हाफ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है ना भैया। अब तुम ऐसा कर सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देना, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से लिख देना। ठीक है ना भैया, ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से जब सॉल्व करोगे तब तुम देखोगे कि भैया ये के का मान और ये के का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है। अच्छा, ऐसे लिख देना 2.30। अच्छा, मैं कहता 2 अंक तक लिख लो, जो ये दशमलव लगी वाली वैल्यू है ना, इसको 2 अंक तक लिख लो। इधर भी कितने अंक तक लिख लेंगे, 2 अंक तक, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना भैया। इधर लिख देना 3 बराबर, अब के का मान यहाँ वाला रख दो आकर के, तो 0.693 अपॉन में यहाँ पर क्या कर देना, टी हाफ। इतनी बात क्लियर होगी, तो ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब हमने क्या बताया आपसे कि 2 अंक तक रखना है, क्या भाई आराम से चलो, कितने अंक तक रखना है भैया, तुम बोलोगे भैया 2 अंक तक रखना। 2 अंक तक रखने के लिए आपको यहाँ से 3 को क्या कर देना, हटा देना। इतनी बात बताओ जरा हमें, अगर ना समझ में आई हो तो। ठीक, तो अब इतना कर लिया, बोलते ठीक है। अब हमने कहा आपसे कि एक काम करो, ये वाला यहाँ से पॉइंट हटा दो। ये वाला पॉइंट हटाया, जैसे ही ये वाला पॉइंट हटाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें नीचे कितने जीरो मिल जाएंगे, बोलोगे 2 जीरो मिल जाएंगे। समझना यहाँ से ना, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो तो इधर भी नीचे कितने जीरो मिल जाएंगे, बोले 2 जीरो मिल जाएंगे। ठीक, अब आमने सामने इसलिए 100 से 100 ये निपट जाएगा। बोले ठीक है कहानी। अब हमने कहा 3 से निपटा देते हैं क्या इसको, तो 3 से काटा तुमने, 3 दूनी 6 और 3 फिर का 9, तो 23 हो गया। बोले ठीक है। अब इस 30 को हमने कहा भैया किससे काट दो, 230 से काट दो, आमने सामने तुरंत कटेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो काट दिया तो इधर 23 से काटोगे तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। अब इसी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे, तब आप देखोगे कि आपको जो मिलने वाली चीज है, तो ये जो टी हमारा इधर चला जाएगा, टी आप इसमें गुणांक में आ जाएगा, तो टी बराबर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 10 इंटू में टी हाफ मिलेगा। ठीक है, और यही तो अपन क्या कर रहे थे, प्रूफ करने वाले थे। ठीक, यही तो प्रूफ करना था ना भैया, और अगर यही प्रूफ करना था ना, यही तो साबित करना था, तो ये हो गया तुम्हारा भैया प्रूव्ड। समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है ना भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बहुत आसान तरीके से आपको मैंने सारी चीजें सिखा दी, और यही हमें चाहिए भी था कहानी में। ठीक है भैया, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से देख लीजिए, कह रहा है मैंने लिखे दियो के आईयूपीएससी नाम लिख करके बताने हैं। ठीक है, चलते हैं और इन क्वेश्चन के आईयूपीएससी नाम अपन सीखते हैं आराम से। ठीक है ना भैया, तो देखते हैं जरा ध्यान से। तुम्हें दिल लगी भूल जवानी पड़ेगी। देखो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या लिख रखा, कह रहा है ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कि क्रोमियम और यहाँ पे Cl2 और फिर En और फिर बाहर आपका लिखा हुआ है Cl। ओके, ऐसे इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी जुगाड़ें बता रखी हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कैसे कैसे करे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आयन में बदल देते हैं। तो ये धनायन हो गया ऋणायन का। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनायन का। अब धनायन में आप चले गए संकुल के पास में, ठीक है ना, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो, संकुल बोलते हैं, और ये हमारा आयनिक मंडल कहलाता है। फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, अपन बातचीत करते केवल क्वेश्चन की। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखो, तो इसको आप क्या नाम से पढ़ते हो, तो बोलोगे भैया क्लोरो। ठीक है ना, तो क्लोरो हो गया। ठीक, इसको क्या पढ़ते हो, तो बोलोगे भैया एथेन से पढ़ते, भी बताते क्या नाम होता है। ठीक, तो पहले ABCD में C आएगा कि E आएगा, तो बोलोगे भैया पहले C आता है फिर क्या आता है, E आता है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसी का नाम लिखेंगे ना। तो अब इसका कितने मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, तो बोलोगे 2, तो 2 दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख देना, डाई, और इसको हम लोग बोल देते हैं Cl को क्लोरो, तो क्या बनेगा, डाई क्लोरो। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एथेन 1,2 डाई एमीन। समझ रहे हो ना बात को ध्यान से। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, Cr, इसको क्रोमियम पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा प्लस का चार्ज होता है तो इसका पूरा नाम लिखा जाता है क्रोमियम, तो ऐसे ही लिख देना आप यहाँ पर क्या, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, जो कहाँ पर लिख देना आप, इसके ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देना। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता चलेगी, तो जिसके लिए निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं भैया, x मान लेते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, बोलोगे सिंगल का माइनस, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, तो बोलोगे 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये उदासीन है, तो इसमें आप क्या करना है, बोलोगे गुणा करा देना 0 से। ठीक, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो तुम बोलोगे माइनस का 1 होता है, बराबर में क्या कर देना 0, तो x माइनस 2 ये 0, ये -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर प्लस का 3। ठीक, तो अब यही आप चीज यहाँ पर लिख देंगे करके, थर्ड बना करके। बात समझ में आ गया, और Cl का पूरा नाम लिख दो यहाँ पर, इसको क्या पढ़ते हो, तो बोलोगे क्लोराइड पढ़ते हैं भैया। ठीक है ना, अब जरा बताओ मैं कोई समस्या हुई हो, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। अगर अभी भी आपको चीजें नहीं करनी पड़ेगी, कैसे भैया ने ये कर दिया, तो आप जाकर के चैप्टर नंबर 4 यानी कि उपसह संयोजन यौगिक देखिए जाकर के, आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना भैया, तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिलहाल अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए चलो ऊपर। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है
अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो तुमने बोला भैया कि हमें लिख रखा पहला सीजियम, तो CS और यहाँ पे क्या दिख रहा FeCl का 4, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बदल लो पहले आयन में, तो ये धनायन हो गया, संकुल क्या हो गया ऋणायन, तो पहले नाम किसका लिखा है, तो धनायन का, तो इसका लिख दो। अब इसके नाम में आप क्या बोलोगे, तो बोले भैया ये तो सीजियम है, इसलिए इसको क्या लिख देना, सीजियम लिख देना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है, कहानी आगे चलते हैं। अब हमने कहा आपसे कि जब अब इसका जब लिखोगे तो ये अब संकुल हो गया, तो पहले हम नाम संकुल का लिखो, तो संकुल में पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बोले भैया 4, तो लिखोगे टेट्रा, और Cl को अपन बोलते हैं भैया क्लोरो, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो। अब ध्यान रखना, जब कभी भी माइनस का चार्ज हो तो केंद्रीय धातु जो होती है ना, इसके साउंड में आपको 8 का साउंड निकालना पड़ता है, तो आप इसको फेरस ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, फेरेट पढ़ेंगे, ठीक। और फिर इसकी रोमन अंकों में संख्या लिख देंगे ब्रैकेट में, बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन आपका, ठीक। कैसे पता करेंगे, तो सीजियम के ऊपर होता है प्लस का 2 4, इसको तो लिखना ही है, तो इसको x मान लो, ठीक। Cl के ऊपर कितना होता है, सिंगल का माइनस, माइनस के 4 हैं, तो 4 लिख दिया, बराबर में कितना कर दो 0। अब इसको सबको ट्रांसफर करके इधर ले आओगे, तो x बराबर कितना मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब तुम्हें यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिख देना, सेकंड लिख देना है। बात समझ में आ गई भैया कि नहीं आ गई, ठीक। फटाफट से नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या लिखोगे, पहले तो K3, ठीक है ना, यानी कि पोटेशियम, और उसके बाद में लिखा हुआ है कोबाल्ट CO, और उसके बाद में लिखा हुआ है C2O4, ठीक है ना भैया, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ट्राई, ओके, ऐसा। अब क्या बोलोगे, बहुत आसान सा काम है, फिर से वही पुरानी कहानी, पहले धनायन बना लो, ऋणायन बना लो, ठीक है ना भैया। कैसे करते हैं, इसका नाम लिखो, तो इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले तो आपको जो बाहर लिखी चीज है ना, उसमें केवल और केवल उसका नाम लिखना होता, नंबर नहीं बताना होता, तो इसको पोटेशियम पढ़ते के को, ठीक, सबको पता है। अब इस संकुल का नाम लिखो, तो संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसके, 3, तो बोलोगे ट्राई, और ये ध्यान रखना C2O4 को हम लोग बोलते हैं भैया ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज अगर माइनस का दिख रहा है, देखो ध्यान से, है ना, तो इसको आप क्या करोगे, एट का साउंड निकालोगे, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट, क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। अब रोमन अंकों में निकाल दो, ठीक। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस का 3, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये प्लस का 3, इसको क्या मान लेना, x, इसके ऊपर माइनस का 2 होता है, तो 3 मॉलिक्यूल है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6, अब 6 में से 3 चला गया, तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर कर दोगे, प्लस का 3 बचेगा, मतलब यहाँ पर क्या लिख देना, 3 लिख देना, ठीक है ना भैया। फटाफट से 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर चौथा क्वेश्चन भी हम लोग अभी तुरंत निपटा लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट से करो स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इधर ही निपटा लेते हैं उसको भी, देखो पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है वो क्या है, लिखा है COCl3, COCl3, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या लिखा है, NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ना प्लस का चार्ज लिख सकते हो ना माइनस का लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, उदासीन है, बात समझ रहे हो ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। फिलहाल अब क्या करोगे, पहले इसमें से देखो, तो इसको तो C से पढ़ते हो, इसको A से पढ़ोगे, ठीक। तो क्या लिख दो, पहले 3 है, तो क्या लिखोगे, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, और यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, और यहाँ पे क्या लिख देना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब रोमन अंकों में इसके मान निकाल दो, तो ये तो उदासीन है, छोड़ दो, इसके ऊपर माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बराबर में कितना जाएगा, प्लस का 3, तो ऐसे 3 लिख देना, तो कोबाल्ट 3 हो जाएगा, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3, ठीक है ना भैया। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना भैया। चलिए ठीक, अब अपन देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या, बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, क्या लिख रखा है, पढ़ो एक बार फिर से। कह रहा है कि ग्लूकोज बनाने की, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन। और कह रहा है ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। बड़ा आसान सा काम है, पहले अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाने के 2 रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए क्या, कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाफट से, ग्लूकोज बनाने की विधि, ठीक, ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, 2 विधियां, ठीक है, ये चीज ओके। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा है, क्या होता है, तो बोलोगे C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, ये बनाने हैं हमें, ठीक। कितने बनाने हैं, बोले 2 मॉलिक्यूल बनाने, मतलब 2 तरीके से बनाना है, ठीक। तो पहली चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पर ध्यान से, आप बोलोगे कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा, पहला एग्जांपल क्या होगा आपका, कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। अगर आपने भैया लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा है जैव अणु,
ठीक है ना। तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से वहां पर सिखाई गई होंगी कि कैसे ये आप बना सकते हो। तो सुक्रोज का क्या कर देना, जल अपघटन कराना कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। तो सुक्रोज का फॉर्मूला पहले लिखो, तो C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, इसका क्या करा देना होता है, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराओगे तो H2O के साथ में उपस्थिति ली जाती है तन्य अम्ल की, ठीक है ना भैया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, 22 और 2 24, 11 और 1 12, तो इन सबको अलग अलग दो हिस्से में बांट दो। तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसी में से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना भैया, ये आपका ग्लूकोज का है मान लो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला किसका होगा, ग्लूकोज का, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये होता है फ्रक्टोज का। किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। बात समझ रहे हो ना मेरी, कि क्या है कहानी। तो पहला तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ग्लूकोज बना और क्या बना तुम्हारा, फ्रक्टोज बना, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, ठीक। अब बातचीत करते हैं अपन दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका क्या, इसी सेम रिएक्शन से बना दो दूसरा तरीका भी। इसी में एक एग्जाम्पल होता है माल्टोस, अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना। माल्टोस से बना सकते हो, लैक्टोज से बना सकते हो, स्टार्च से बना सकते हो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर माल्टोस के जल अपघटन द्वारा, ध्यान रखना भैया, माल्टोस के जल अपघटन द्वारा, ठीक। इसका भी क्या करा दो, जल अपघटन। तो माल्टोस का भी भैया फॉर्मूला एकदम सेम होता है, क्या होता है, तो C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, प्लस इसका भी जल अपघटन कराना, मतलब जल के साथ क्रिया करा देनी, सेम कंडीशन लेनी है, तनु अम्ल की उपस्थिति लेकर के, ठीक है ना भैया। अब कराओगे तो तुम देखोगे फिर से तुम्हें ऐसे ही दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे किस चीज के, तो बोलोगे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना भैया, ऐसे। अब इसमें से जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल होते हैं ना भैया, ये दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल किसके होते हैं, तो जवाब आएगा भैया दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किस चीज के होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। बताओ जरा, समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई, ठीक। पहले दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए भैया आपके, कि तुम्हारे पास में दो विधियां जो बनानी थी, दोनों के दोनों विधियों को आपने सीख लिया बड़े ढंग से। अब लास्ट केस में दो क्वेश्चन आपको सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल बनाना। पहले भैया इनका स्क्रीनशॉट लो, तब हम लोग आगे बातचीत करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। चलो अब अपन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को, ठीक है ना। चलो चाहिए दोनों तो आपने लिख ही लिए होंगे, तो इनको हटा दे रहे हैं, जगह की थोड़ी सी समस्या, हटा दो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही निपटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि आपसे रासायनिक समीकरण तो आपने बना दिया, कह रहा है ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल बनाना। तो पहले सैकेरिक अम्ल की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला आप क्या करेंगे, यहाँ से सैकेरिक अम्ल बनाएंगे, सैकेरिक अम्ल, ठीक है भैया, ये बनाना आपको। तो जब सैकरिक अम्ल बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छी तरीके से कि हमें यहाँ पर क्या कराना है, इनका ऑक्सीकरण करा देना है, ठीक है। कैसे करते हैं पहले ये चीज समझ लेते हैं ध्यान से। तो आपने जो ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है ना, इस चीज को लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे यहाँ से CH2OH, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये तरीका ही आपको रिएक्शन सिखा सकता है, बाकी तो बड़ी कठिन चीजें हैं। CH2CH, और उसके बाद में आप ऐसे लिखोगे इसको CHOH का होल 4, ठीक। और इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब इनका क्या कराना है, बोले ऑक्सीकरण करा देना है, तो ऑक्सीकरण करा दिया। उपस्थिति में आप ध्यान रखेंगे नाइट्रिक अम्ल आपको लेना पड़ेगा HNO3, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ठीक। हमने कहा आपसे कि तीन मॉलिक्यूल ले लीजिए, जरूरत हमें तीन की पड़ने वाली, तो एक O आप यहाँ पर ले आना, तो इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना और उसको क्या दे देना, एक ऑक्सीजन दे देना, तो जल बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या कर देना है, फिर इसके दो बॉन्ड खाली हो गए, ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है तुम्हें अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो एक तो इसके साथ में कार्बन के साथ बना, और ऊपर क्या लिखा, मान लो OH, तो ऐसा बना हुआ, और एक H ये लिखा हुआ, एक H ये लिखा, तो ये वाला H और ये वाला H तुमने दोनों निकाल करके ऑक्सीजन को दिए, तो जल बाहर हो गया। तो अब आपको वहां से एक ऑक्सीजन लेकर के आना पड़ेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना पड़ेगा। मतलब अब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि CH क्या, कि C अब डबल OH हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डबल OH हो जाएंगे। एक तो ये OH था, एक ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो C डबल OH, और उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4, और ये तो आपके पास में है ही है C डबल बॉन्ड O, और ये OH, ठीक है ना भैया। ये कहानी थी पूरी की पूरी, और बाहर क्या हो गया आपका, जल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रुप भैया, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सैकेरिक अम्ल। यहाँ पर एक C डबल OH ग्रुप होता है, एक इधर C डबल OH ग्रुप होता है, तो ऐसे दो ग्रुप जहाँ मिल जाए समझ लेना वो सैकेरिक अम्ल का फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, जवाब आना चाहिए भैया सैकेरिक अम्ल का हो गया, ठीक। दूसरी चीज, अब अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, तो वो देखो ध्यान से। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो क्या कह रहा है भैया, ग्लूकोनिक अम्ल क्या बनाना है आपको, ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है। इसका भी बहुत आसान सा एग्जांपल है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक। कैसे बनेगा चलो देखते हैं।
तो ग्लूकोनिक अम्ल में आपने ठीक है ना टॉलन अपघर्मक को पढ़ा होगा भैया, किसको पढ़ा होगा? टॉलन अपघर्मक को। ठीक, तो टॉलन अपघर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया करा देनी, पहले फॉर्मूला लिख लो आकर के। तो फिर से लिखोगे आपको, तो ऐसे लिखोगे CH2OH CHOH का होल 4 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दो H। अब इसकी अभिक्रिया टॉलन अपघर्मक के साथ करा दो। टॉलन अपघर्मक क्या होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ठीक, अब ये केवल ऑक्सीजन आप किसके पास ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको? CH2OH और CHOH का होल 4 और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। ठीक, ऐसे। और अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको 2Ag के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, इसी को अपन बोल देते हैं रजत दर्पण। क्या बोल देते हैं? रजत दर्पण बोल देते हैं। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया? तो बोलोगे ग्लूकोनिक अम्ल का बन गया। बात समझ में आई कि नहीं है भैया? ठीक है ना, इसको कहते हैं, ये दो तरीके हो गए तुम्हारे क्या बनाने के? सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल बनाने के। ठीक, अब 4 नंबर आपके हो गए क्वेश्चन में क्लियर। ठीक, तो 5 नंबर के मैंने ख्याल से आपको सारे के सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके समझ में आएंगे, का, खा, गा और घा। तो आपने 4 चौको 16 नंबर आपने अच्छे से कवर कर लिए, क्लियर कर लिए। अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करेंगे। हो गया ना भैया? ठीक है, चलो अब अपन बातचीत करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो थोड़ी सी आसानी इसलिए भी है, क्या है? क्योंकि इसमें अथवा में दिया गया है, तो या तो का कर लो और या फिर अथवा का ये वाला कर लो। ठीक है ना, कि पॉली हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि सैंडमायर अभिक्रिया बहुत आसान सी चीजें करा द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये आसान आसान से रिएक्शन दी गई, आराम से बना पाओगे। ठीक, तो हम लोग छठवें के का को करेंगे। समझ लो, छठवें के का में आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक, तो पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे भैया कि हमें सबसे पहले क्या करना है? सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है? सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना भैया, सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है आपको, और इसी सैंडमायर अभिक्रिया से आपको क्या बना देना है? तो बोलोगे क्लोरोबेंजीन बना देना। ठीक, आसान काम होता है, एक बार फोकस से देखेंगे तो सब एक ही बार में क्लियर कर लोगे। ठीक, हमने कहा आपसे कि सैंडमायर अभिक्रिया को बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है, वो याद रखना पड़ता है क्या? कि सबसे पहले आपको एनिलीन लेनी पड़ती है भैया। क्या लेनी पड़ती है? एनिलीन। ठीक है ना, इस एनिलीन लेना पड़ेगा। एनिलीन किसे कहते हैं? तो बेंजीन के ऊपर NH2 समूह लिखा होता है। ठीक, और एनिलीन की अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी होती है? तो सोडियम नाइट्राइड के साथ करानी होती है, और प्लस में तनु HCl के साथ में करानी पड़ती है। ठीक है ना भैया, बड़े ध्यान से समझना। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया जाता है। तब जब आप यहाँ पर अभिक्रिया कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक डाइएजोनियम लवण मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना भैया, और अब जब यहाँ पर ये रिएक्शन कर लोगे, तब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि CuCl की उपस्थिति में आपको किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से आप क्या कर देना? निपटा देना। ये वाला H का प्लस Cl के साथ चला जाएगा, ये Cl बचेगा तो बेंजीन के ऊपर जोड़ देना जा करके। ठीक है ना भैया, ऐसे ध्यान से देख लो तो चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी मेरे ख्याल से। तो तुमने यहाँ पर देखा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर जाएगी? नाइट्रोजन गैस, प्लस में क्या मिल जाएगा तुम्हें? तो बोलोगे HCl। ठीक है भैया, इस तरीके से आपने देखा कि ये सैंडमायर अभिक्रिया आपने अच्छे से कवर कर ली। ठीक, कोई कठिन चीज है क्या? बहुत आसान सी चीज है। अब इसी से कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से, और अगर आप देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनॉल। बहुत आसान सा काम है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने का? फिनॉल बनाने का। तो पहली रिएक्शन अपन सीखते हैं, देखो ध्यान से, अभी हम बना करके सिखाते हैं आपको। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, ओके, ये हो गया पहला एग्जांपल आपका इसमें से बनाना। तो क्लोरोबेंजीन आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो फटाफट से, बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा क्या? क्लोरोबेंजीन। बनाना फिनॉल है, तो करना क्या होता है? जरूरी चीज ये समझिए ध्यान से। ठीक है ना भैया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया जो है ना एक क्षार के साथ में करा देंगे। तो आपने देखा कि जो क्षार मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। क्या मिलेगा? NaOH। ठीक, टेम्परेचर थोड़ा सा याद रख लेना, गर्म करना पड़ता है 573 केल्विन ताप पर, और वायुमंडल भी कितना लेना पड़ता है? तुम बोलोगे 300 ATM का। बात समझ रहे हो ना ध्यान से? ठीक, ऐसे ये जब रिएक्शन आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ से क्या क्या बाहर कर लेना है। ठीक है, तो जब हमने आपसे कहा कि इन सब चीजों को अलग करने की कोशिश करिएगा, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल आपसे बोला? बोले भैया 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। ठीक, अब जरा ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल लिए तो हमने कहा एक को अगर ऐसे लिखना चाहो तो थोड़ी देर के लिए लिख दो, बाकी लिखना नहीं है ना, ऊपर वाला ही सही माना है, बाकी तुम ऐसे लेंगे। तो हमने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल आप जल के साथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? देखो ध्यान से, ऐसे करके यहाँ से। और दूसरा आप क्या करेंगे? Na को किसके साथ भेज देना? Cl के साथ। मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ बाहर होते नजर आएंगे। सोडियम क्लोराइड
बाहर हो जाएगा और आपका जल बाहर हो जाएगा। ठीक, अब जो मेन चीज बची वो क्या बचेगा, तो तुम बोलोगे या ONA बचा, और इसी ONA को आपको किसके ऊपर जोड़ देना है, तुम बोलोगे बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझना भैया, चीजें इंपॉर्टेंट है तो बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। जैसे ही आपने ये करा कि ONA को जोड़ दिया, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड की HCl से आप क्या करा देना अपक्रिया, तो जो जो ये H है वो चला जाएगा O के पास में और Na चला जाएगा किसके पास में, Cl के पास में। तो तुम देखोगे कि आप यहाँ से क्या बाहर कर दोगे, NaCl। अब जो बचेगा वो केवल और केवल वही बचेगा जो आपको चाहिए था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो बन गया क्या, फिनॉल। जरा बताओ क्या ये रिएक्शन टफ है क्या, सोचो कितनी आसान रिएक्शन है भैया, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है ना, अगर समझ में आ रही चीजें भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना, ताकि मजा मुझे भी आता रहे पढ़ाने का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं। ठीक है ना भैया, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टॉलुइन बनाना है, क्या बनाना है, टॉलुइन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया आपसे पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। ठीक है ना, तो अब क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाने की बात है, तो बहुत आसान सा काम। आपने अगर अपक्रिया पढ़ी है वुड्स-फिटिग अपक्रिया, क्या पढ़ी है, वुड्स-फिटिग अपक्रिया, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वुड्स-फिटिग अपक्रिया क्या कहती है, तो उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, एक एरिल हैलाइड लेना पड़ता है। तो हमने कहा यहाँ पे एरिल हैलाइड के रूप में क्लोरोबेंजीन ले लो। ठीक, और दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, सोडियम मॉलिक्यूल के दो मतलब मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। ठीक, सोडियम धातु के दो मॉलिक्यूल, और दूसरा आपको एक एल्किल हैलाइड लेना पड़ता है। तो एल्किल हैलाइड के रूप में हमने क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया कैसे करानी होती है, तो बोलोगे भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देते हैं। रिएक्शन का नाम याद कर लो, वुड्स-फिटिग अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी जाती है। ठीक, जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये आपके पास में जो Na का है और ये वाला Cl है, जो ये वाला Cl है, तो ये सब बाहर हो जाएंगे और तुम देखोगे तो तुम्हें 2NaCl के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो फाइनली बचा वो ये बेंजीन बचा और इसके ऊपर ये क्या बचा, CH3 बचा। ठीक, तो बस यही जोड़ देना, इसी की शकल वही तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, टॉलुइन कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। जरा बताओ कोई समस्या किसी को, बोल के देखो एक बारी फटाफट से ना, चीजें मजेदार हैं कि नहीं है, आराम से समझ में आया कि नहीं आया, बोले भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आकर के, ताकि जगह की कहानी को थोड़ा सा संभाला जा सके। ठीक, तुम भाई कहाँ रह गए, तुम भी तो चलो सेट होकर के। ओके, तो ये चीज मेरे ख्याल से सभी को भैया समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग टॉलुइन बना सकते हैं। ठीक, अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड के बारे में। ठीक है ना, अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, किस नंबर की रिएक्शन है, मजेदार सी, डाइफेनाइल बनाना। तो क्या कह रहा भैया कि हमें चाहिए क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, से डाइफेनिल, आसान काम है, डाइफेनिल। ठीक, मैं बताऊं आपको, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी फिटिग अपक्रिया, क्या पढ़ी होगी, फिटिग अपक्रिया। तो अगर आपने फिटिग रिएक्शन पढ़ी है तब आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्या करते हो, इस तरीके से आपको दो मॉलिक्यूल ले लेने हैं किसके, क्लोरोबेंजीन के। ठीक है ना, और वही पुरानी कहानी की दो धातु लेनी है सोडियम की, और उसके बाद में फिर से वही पुरानी कहानी कि यहाँ पे भी क्या करना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, बोले ठीक है, उपस्थिति वही पुरानी किसकी लेनी है, शुष्क ईथर की। ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, NaCl बाहर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बोले ठीक है, अब जो बचा उन सबको आपस में जोड़ दो, तो तुम बोलोगे भैया इधर क्या बचेगा, जवाब आएगा भैया एक ये बेंजीन बचा और एक ये बेंजीन बचा। ठीक है ना, तो ये दोनों बेंजीन को जब आपस में जोड़ दोगे तो इसी को डाइफेनिल कह देते हैं। समझ में आई कहानी कि नहीं आई भैया। ठीक है, बताओ जरा ध्यान से, कोई किसी को समस्या क्या, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, इनकी भी तीनों के रिएक्शन को फटाफट है, फिर आगे बातचीत करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हो गया ना भैया, ठीक, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ध्यान से समझना भैया। ठीक है ना, बड़ा आसान सा काम था, आपने अच्छी तरीके से ये रिएक्शन सीख ली। ठीक, और ये सब कॉमन रिएक्शन है भैया, हर जगह आपको हर सेट में देखने को मिलने वाली रिएक्शन है, तो अच्छे तरीके से तैयार करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर खा में, क्वेश्चन नंबर खा में कह रहा है हमसे क्या, कि फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। ठीक, मतलब कोई एक तरीका लिख सकते हो फिनॉल बनाने का, इसके लिए इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, और सबके साथ में आपकी रिएक्शन करानी, क्या क्या होता है मैं बताता हूँ, चलिए वापस से देखते हैं। ठीक, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है ना, तो फिनॉल बनाने की विधि ये लिख देना आप। तो बोले ठीक है भैया, समझ में आ गई कहानी, फिनॉल बनाने की विधि। तो फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो सबसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, BDC से फिनॉल, आपने पढ़ा होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना आपको, फिनॉल बना देना है। ठीक है ना भैया, तो BDC से अगर मैं फिनॉल बनाने की बातचीत करूं तो बड़ा आसान सा काम होता है। BDC क्या होता है,
तो तुम बोलोगे भैया कि ऐसे बेंजीन समूह के ऊपर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था N2Cl होता है, इसको बोलते हैं BDC। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करा देनी होती है, तो बोलोगे भैया वार्म वाटर, गर्म जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देना। गर्म जल क्या होता है, जवाब आएगा H2O। इन दोनों को अलग करने पर क्या मिलता है, H का प्लस OH का माइनस, ठीक है ना। तो जो H का प्लस मिले वो Cl के साथ विद नाइट्रोजन अलग कर देना, OH को जोड़ देना, ठीक। तो आप देखोगे कि आप ऐसे बना पाएंगे कि ये हमारा हो गया फिनॉल। बताओ जरा ध्यान से, कोई समस्या क्या, ये हो गया फिनॉल, प्लस में नाइट्रोजन गैस अलग बार हो गई, जो H का प्लस था वो Cl के साथ जाकर के HCl बना दिया। बोलो फटाफट से, कोई तकलीफ किसी को क्या। तो फिनॉल बनाने की विधि सभी को पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है भैया, अगला क्वेश्चन की तैयारी करो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भैया वो हमारा दिया गया है, कह रहा है कि अब इसी फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। फिनॉल की किसके साथ करानी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे तरीके से याद रखना। ये हो गया आपका फिनॉल। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, और सांद्र लेना है तो कंसंट्रेटेड लिख देना। और उपस्थिति में आप यहाँ पर लेते भी वही है कि सांद्र H2SO4 की ये उपस्थिति भी चाहिए होती है इसमें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी। अब क्या करना है कि जब आप इसी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आपको यहाँ से ग्रुप मिलता है जिसको हम लोग NO2 ग्रुप बोलते हैं, ठीक। और आपको ध्यान रखना, जब इस तरीके से अभिक्रिया कराई जाती है तब आप ऑर्थो पे दोनों जगह पे और पैरा पे दोनों जगह, सॉरी एक जगह पे ना, जोड़ देते हैं किस समूह को, इसी NO2 समूह को, ठीक है ना भैया। तो जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करने जाएंगे तब आप ऊपर तो देखोगे कि OH लिखा हुआ है, इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2, ठीक है ना भैया। ऐसी शकल को तुम बोलते हो कि ये शकल जो है ना ये पिक्रिक अम्ल की हो गई, किसकी हो गई, पिक्रिक एसिड की हो गई, ठीक। जरा बताए कोई, हमें कोई समस्या किसी को क्या, ठीक है ना। तो ये चीज याद करके रख सकते हो तुम आराम से। तो कितने काम में मॉलिक्यूल ले लिए, तुमने बोला 3, ठीक। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए हैं, और अगर मैं तुमको दिखाऊं तो आपको 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं और 3 ऑक्सीजन भी आपके यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक। क्या क्या और बाहर हो सकता है उसकी कहानी समझ लो। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन से मिलकर के जल के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तुम बोलोगे 3 बन जाएंगे, तो 3H2O भी यहाँ पर चिपका देना। जरा बताओ कि कोई समस्या, जहां कहीं भी भैया तकलीफ होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें बता करके जरूर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको वहीं पर सॉल्यूशन दिखा दूंगा किस तरीके से आपको कहानी को बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है भैया वो क्या पूछ रखा है, फिनॉल की किसके साथ करानी है, ब्रोमीन जल के साथ में। तो बहुत आसान सा काम है। फिनॉल क्या हो गया आपका, तुम बोलोगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब इसकी किसके साथ करानी है, ब्रोमीन जल के साथ में। तो ब्रोमीन जल क्या हो जाएगा, Br2। हाँ समझ में आ गई कि नहीं, कि ठीक है कहानी। अब आपको क्या करना, जैसे ऊपर जोड़े थे ना वैसे ही आप यहाँ पर क्या करो, Br के मॉलिक्यूल जोड़ो। तो यहाँ से पहले 3 हाइड्रोजन निकालना और वो किसको दे देना, ब्रोमीन को। तो टोटल आपको 6 लेने पड़ेंगे, ओके। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे बेंजीन बना लीजिएगा और यहाँ पर आपको क्या कर देना, OH जोड़ देना है। अब एक ब्रोमीन आपको यहाँ पे जोड़ देना करके, ठीक है ना भैया। एक ब्रोमीन आपको यहाँ पे जोड़ देना और एक ब्रोमीन आपको क्या कर देना, यहाँ पे जोड़ देना। चीजें क्लियर होगी, बोले ठीक है। और इधर से तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा, 3HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। अब करना क्या होता है, तो ये चीज तुम्हें ये समझनी पड़ेगी। वो क्या समझना पड़ेगा, तो ये 1 नंबर की कहानी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे 2, 4, 6, और क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना, फिनॉल। तो ये उसका नाम हो जाएगा, नोट कर लो। लास्ट वाला क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, जिंक के साथ में क्रिया करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, ये हो गया ना, इसे शॉर्ट लो फटाफट से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी का अब इसी में तीसरा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा गया है, और वो क्या पूछा गया है उस चीज को भी समझ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि हमें फिनॉल की किसके साथ क्रिया करा देनी है, तो कह रहा है जिंक के साथ में। बहुत आसान सी रिएक्शन है। तो फिनॉल की आपने किसके साथ करा दी, जिंक के साथ में गर्म करा दिया इसको, ठीक। जिंक के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखना, जिंक के साथ ये ऑक्सीजन चला जाएगा। तो चला गया तो बचेगा तो केवल H ना, तो वो H ऊपर थोड़ी ना टिका रहेगा, इसी बेंजीन के ऊपर ही तो गिरेगा आकर के, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बाहर क्या हो जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड। तो क्या बन गया तुम्हारा, बेंजीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस 6 के खान नंबर को भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के का को लेकर के अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन, लेकिन अपन का नंबर को कर लेते हैं और जल्दी से इसको निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो क्या कह रहा है भैया, कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र, यानी जो बेंजल्डिहाइड होता है ना उसका संरचना सूत्र लिखिए, ठीक। और बहुत आसान सा काम भैया, क्या अगर आपसे ये पूछा गया है ना कि भैया बेंजल्डिहाइड का क्या लिखना है, हमें संरचना सूत्र लिखना है, ठीक। तो बहुत ही आसान सी कहानी है, देखो जरा ध्यान से, आप यकीनन अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड की कहानी समझते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको दोनों फॉर्मूले बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक। तो आप एक तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे बेंजीन बना लीजिए, ठीक है ना। और इस बेंजीन के ऊपर आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। ये और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या,
कि C6H5 और फिर आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं H, ठीक है ना भैया। इस तरीके से आप बेंजाइलडिहाइड के संरचना सूत्र को लिख सकते हैं, ठीक है ना भैया। एक तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज समझते हैं कि यह इसकी जो रिएक्शंस पूछी गई हैं उन रिएक्शंस को पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिएक्शंस में क्या पूछा गया देखो जरा ध्यान से, कह रहा है क्या कि पहली रिएक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, मतलब आपको बेंजाइलडिहाइड की जो है ना रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, हाइड्राजीन के साथ करानी है। दूसरी रिएक्शन आपको टोलन अपकर्मक के साथ करानी है। तीसरी रिएक्शन आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। और उसके बाद में आपसे कह रहा है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करानी है, ठीक। ऐसी आपको 4 रिएक्शंस भी लिखनी पड़ेगी भैया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं किसको लेकर के, हाइड्राजीन को लेकर के, ठीक है ना भैया। तो हाइड्राजीन की जो रिएक्शन होती है बहुत ही आसान सी होती है, अगर आपने अमोनिया के व्युत्पन्न की रिएक्शंस पढ़ी है, ठीक है ना मेरे भाई, जहां पर आपको हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्राजीन और उसके बाद फेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इस तरीके की रिएक्शन भैया सिखाई गई होगी, सेमी कार्बोजाइड की अभिक्रिया सिखाई गई होगी, ठीक। तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से और हम लोग बातचीत करेंगे। तो इससे आपने क्या बताया गया था कि इसको लिखने के लिए, ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से लिखने तो कोई भी लिख तो आप कोई भी सकते हो, ठीक ना, लिखना हमें कौन सा ये वाला लिखना ताकि हमारी रिएक्शन थोड़ी सहूलियत से बन जाए। तो लिखोगे क्या कि C6H5, ओके, और फिर क्या लिखना है, ऐसे लिखोगे C डबल बॉन्ड O और इधर अपन क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे। जरा समझ में आ गई कहानी, लिखा वही है भैया जो अपन यहाँ पर लिख दिए है, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है, तो कह रहा है हाइड्राजीन के साथ में। हमने कहा हाइड्राजीन को लिखने के लिए थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बताओ जरा यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तनु अम्ल की उपस्थिति ले लेते हैं, ठीक, और इसका जो pH मान होता है वो कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं कि 3.5 के आसपास होता है, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखेंगे। कहानी क्लियर होगी कि नोगे, ठीक। अब करना क्या है यहाँ से देखो जरा ध्यान से। अब अपन की जो कहानी है वो ये है कि हमें यहाँ से जो है ना किस ग्रुप को निकाल देना है, तो बोलोगे भैया हमें यहाँ से जो है ना निकालना पड़ेगा किस चीज को, तो बोल देना भैया कि हम यहाँ से H2O को बाहर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो भैया, यहाँ से तुमने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से क्या ले लेना, हाइड्रोजन ले लेना, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो गया, आप बोलेंगे भैया जल बाहर, ठीक। अब जो बचा उन सबको आपस में जोड़ दो, ठीक। तो अब आपस में क्या जोड़ दोगे, तो बोले C6H5, ठीक है ना, और यहाँ पे C और इधर पे आपका क्या लिख रखा है H। अब ये डबल बॉन्ड के साथ इसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो इधर क्या कर देना N और इधर पे क्या हो जाएगा आपका NH2, ठीक है ना भैया। ये आपको फाइनली उत्पाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला एग्जांपल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है ना। अगर आ गई ये चीजें समझ में तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। अब दूसरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किसके साथ अभिक्रिया करानी है, तो देख लो जरा ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टोलन अपकर्मक के साथ अभिक्रिया करानी है, ठीक। बहुत आसान सी रिएक्शन है भैया, क्या कि जब आप दूसरी रिएक्शन को पढ़ेंगे तो टोलन अपकर्मक के साथ करानी है। कैसे करते हैं ध्यान देना। हमने आपसे कहा कि हमारे पास में मान लो ये चीज है, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे पास में क्या हो गया, बेंजाइलडिहाइड की कहानी हो गई, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देना है बस ऐसे। अब टोलन अपकर्मक क्या होता है, तो आप बोलोगे सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O, ठीक है ना भैया। इस तरीके से रिएक्शन बढ़ानी है, इसमें करना कुछ नहीं होता, बड़ी आसान सी कहानी कि बस इस O को आप कहाँ पर ले आओ, इस H के पास में ले आओ, ठीक। तो आप देखोगे कि आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान देना रिएक्शन के ऊपर क्या करना, ध्यान देना। मैंने कहा ऐसे C डबल बॉन्ड O, इधर पे क्या हो जाएगा आपको OH हो जाएगा, और प्लस में जो आप देख रहे हैं कि वो 2Ag आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब इस चीज का जो नाम है, इस नाम को भैया हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। बताओ कोई समस्या किसी को, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर यानी कि रजत दर्पण। क्या बोल देते हैं, रजत दर्पण बोल देते हैं, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इस दूसरी रिएक्शन की भी, ठीक है ना। फटाफट से भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बातचीत कर लेते हैं तीसरी रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चले अब ध्यान देना, हमने कहा इस चीज को अब आप क्या करो, तीसरी रिएक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक। अब तीसरी रिएक्शन को बनाने के लिए, अच्छा एक सेकंड रुकना, है ना। तीसरी रिएक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देते हैं। देखो अब तीसरी रिएक्शन में आपसे क्या कह रहा है कि हमें किसके साथ में करानी है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। उपस्थिति में आपसे क्या कह रहा है भैया, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या ले लीजिए, उपस्थिति ले लीजिए, ठीक। अब एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करनी है कि ये जो आपको दिख रहा है ना HNO3, यहाँ से आपको जो ग्रुप निकालना होता है उस ग्रुप का नाम होता है NO2 ग्रुप। क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है,
ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखना। अच्छा, जब यहाँ से NO2 निकाल दिया तो अब आप देखोगे कि आपके पास में क्या बचा, ये एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है ना, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्या निकालना क्या नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर क्या करेंगे आप, तो हमने कहा इसमें आपको यहाँ पैरा पे आकर के किसको, इस NO2 ग्रुप को जोड़ देना। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि पैरा पे क्या होता है, ये जब जितने भी देखो कार्बन है ना, ये सब इन सबके पास में क्या होता है भैया, एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो इस वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल दीजिए। तो अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास में, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाला आपने, एक ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया और ये एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो इन तीनों मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से आप देखोगे कि जल का मॉलिक्यूल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जरा बताएं हमें कि यहाँ तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है ना, अगर है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाइएगा, मैं वहीं पर क्लियर करूंगा आकर के। ठीक है ना भैया, अब दूसरी चीज समझो कि क्या बचा, अब आपके पास में ये NO2 ग्रुप बचा और इसी NO2 ग्रुप को उठा करके ले आइए आप और इस वाले कार्बन के पास में जोड़ दीजिए। ठीक, जब आप इसमें जोड़ेंगे आकर के तब आप देखेंगे क्या, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना भैया, तो ऊपर आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O और इधर पे क्या हो गया H और यहाँ पे आकर के आपका क्या जुड़ जाएगा, NO2। इसको अपन क्या बोलेंगे, तो बोलोगे भैया आप क्या, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ, कहाँ पे जुड़ा हुआ, पैरा पे, तो पैरा नाइट्रो और इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलडिहाइड। ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा आपका, कि बोलोगे पैरा नाइट्रो बेंजाइलडिहाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान करके रखना है। ठीक है ना भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। एक सेकेंड है ना, चलिए ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे तब आपको एक चीज दिख रही है कि NaOH। ठीक, तो आप जब भी ध्यान रखना कि एक ऐसा एल्डिहाइड आपको दिख जाए जिसमें आपको अल्फा कार्बन ना दिखे, ना सुनना, अल्फा कार्बन, चाहे अल्फा कार्बन दिख भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना दिखे, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर उसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराई जाए, NaOH के साथ में कराई जाए, तब आप हमेशा एक बात मेरी याद रखेंगे, और वो क्या याद रखेंगे कि उसमें आपको कैनिजारो अभिक्रिया लगानी है। क्या लगानी है, ध्यान सुन लीजिए, कैनिजारो अभिक्रिया करनी होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, तो अब अगर आप कैनिजारो अभिक्रिया करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बेंजाइलडिहाइड के आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जवाब आएगा 2, और इन दोनों मॉलिक्यूल को आप किसके साथ में गर्म करेंगे, तब बोलोगे आप भैया कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इनको क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। ठीक, जैसे ही आप गर्म करोगे तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्या, कि एक मॉलिक्यूल तो आपको मिल जाएगा किस चीज का, तो बोलोगे भैया बेंजिल अल्कोहल का, क्योंकि कैंजारो क्रिया में एक मॉलिक्यूल जो है ना वो किसमें परिवर्तित होता है, तो बोलोगे अल्कोहल में, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। ठीक, और जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है वो वसा का लवण बनता है, और वसा के लवण के लिए आप क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हमको मिल जाएगा COONA, यानी कि सोडियम बेंजोएट। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या बन चुका है, तो बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, बेंजिल अल्कोहल बोल देंगे। ठीक, और इसको अपन क्या बोलेंगे, तो बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई भैया? ठीक, तो देखा आपने कितनी आसानी से, कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व कर लिया, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली। ठीक है ना भाई, फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का भी, फिर अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा के बारे में। ठीक, आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि चीजें बहुत आसान है, जल्दी से निपट जाएगा, एक ही क्वेश्चन अपन को करना भी है। ठीक है ना भैया, तो अब हमने कहा आपसे कि चलो अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 7 के खा के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है ना, तो करा प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो एनिलीन बनाना भी बड़ा आसान काम है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है ना, और हम लोग क्या करेंगे, इसकी लास्ट नेम रिएक्शन की कहानी बनेगी। ठीक है ना, कार्बिलैमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया और एसिटिलेशन। ठीक है, यानी एसिटिलीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी आसान है, आप तुरंत कर लेंगे। ठीक, अच्छा मैं इसको कैसे करेंगे जरा सुनना ध्यान से। तो प्रयोगशाला में आपको अगर एनिलीन बनाना है तो आप यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन ले लीजिएगा। ठीक है, क्या ले लीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना NO2। ठीक है ना, क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन ले लेना। ठीक, और इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जो है ना आप चयन करा देना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। ठीक है ना, अपचयन कराएंगे, जल बाहर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देना, तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे यहाँ पर आपको NH2 मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, एनिलीन बन गया। ठीक है ना, अब इसी एनिलीन की अपचयन कराने के लिए आपको कोई एक अपचायक का नाम याद कर लेना। जैसे मैंने कहा आपसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी एक अपचायक का नाम याद कर सकते हैं। अब इसे जैसे बनाना है आपको क्या करना है, वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना ये रासायनिक समीकरण आप कैसे बना देना जाकर के। ठीक, अब दूसरी चीज क्या करा है, इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए। ठीक, अब रासायनिक गुण का क्या मतलब होता है, तो आप ध्यान रखना इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा। ठीक, कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको 2 रिएक्शन में, ठीक है ना, पढ़ा रखी है
तो क्या होती है कि सैंड मायर अभिक्रिया, ठीक, और एक क्या होती है गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, ये कर दीजिएगा। या फिर आप इसी से क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिलहाल अपन जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे किसके नंबर के बारे में, खा नंबर। अब इसमें आपको जो दिख रहा है ना वो क्या दिख रहा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या दिख रहा है आपको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिख रहा है, ठीक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, चलो इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलो फटाफट सभी लोग हेडिंग बनाओ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ओके। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया की जब हम लोग बातचीत करेंगे तब आपको एक छोटी सी कहानी मेरी याद रखनी पड़ेगी। वो क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना भैया, ठीक। हमने आपसे कहा कि लिखना शुरू करो आप सबसे पहले, तो ठीक है ना। क्या लिखोगे कि जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलिक क्षार के साथ, क्या बोलोगे, एल्कोहलिक क्षार यानी या तो KH बोल देना, ठीक, गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और ऐसी आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो आपको समझ में आ गया कहानी की नहीं आ गई, कि थ्योरी कैसे लिखनी है, ठीक। अब रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो अपन बता देंगे, ठीक, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एनिलीन लेना है। क्या लेना है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ऊपर, इसीलिए मैंने बताया ताकि आपको वो फॉर्मूला याद आ जाए। तो एनिलीन किसको बोलते हो, तो तुम बोलोगे बेंजीन समूह के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, NH2, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो बोलोगे CHCl3। तो कह रहा जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा, ठीक है ना, एल्कोहलिक क्षार, हमने कहा KOH ले लो भैया, क्या ले लो, KOH ले लो, ठीक। क्षार के साथ आपको क्या करना है, इसे गर्म कर देना। सुनना बड़े ध्यान से है ना भाई, कि क्या क्या मिल सकता है तुम्हें। तो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना है, वो ये चीज है क्या, कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल किसके ले लेना, इस एल्कोहलिक क्षार के। अब ये 3 में से जो K दिख रहा है ना आपको पोटेशियम का, वो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल आप किसको चिपका देना, Cl को। तब आप देखोगे कि आपको जो मिलने वाली चीज है वो क्या मिल जाएगा, तो जवाब आएगा 3KCl। बताओ जरा ध्यान से, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हुई है तो, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा इनको थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया जाए, किसको, OH को। तो ऐसे लिख दो KOH और KOH, ठीक है ना, KOH। अब तुम्हें यहाँ से क्या बाहर करना होता है, तो तुम बोलोगे भैया जल, तो एक मॉलिक्यूल ऐसे जल का बाहर होता दिख गया तुम्हें, बोलो ना, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, बोले हाँ समझ में आ रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज ध्यान देना, ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल तो तुमने किसके साथ में निकाल दिए थे, Cl3 के साथ में, ठीक। तो 3KCl यानी कि 3 पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बन गए। अब एक जल का मॉलिक्यूल ये मिल गया। अब हमने कहा ये दूसरा जो तुम्हें दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, किसका दिख रहा है, हाइड्रोजन, ठीक। ये दोनों के दोनों जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, वो किसके साथ भेज देना, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भेज देना। तो अब जल के कितने मॉलिक्यूल दिख गए तुम्हें, 2। फिर हमने कहा ये जो OH का ग्रुप बना हुआ है ना, तो ये जो आपको H दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला जो आपको H दिख रहा है, इसको दे देना। तो कितने टोटल हो जाएंगे, 3। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको 3H2O के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई, बोले ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज बची वो क्या बची, उस चीज को समझ लो। तो आप बोलोगे कि भैया केवल और केवल ऊपर हमारे पास में ये बचा नाइट्रोजन, क्या बचा, नाइट्रोजन, और इधर नीचे क्या बचा हमारे पास में, केवल और ये कार्बन बचा। और बस भैया इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। और यही हमारा क्या कहलाता है, कार्बिल एमीन, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। चलो भाई अब दूसरा देखो, ठीक। अब जो दूसरी रिएक्शन है उस दूसरी रिएक्शन का नाम पढ़ो पहले ध्यान से। क्या कह रहा है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। देखो फटाफट से, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ओके। हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इस चीज को भी आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आप बोलोगे कि जब किसी एमाइड को, ध्यान सुनना, क्या, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तब हमें एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये तरीके से आपको याद रखना है। तो कैसे बनेगी जरा कहानी समझना। एमाइड, हमने कहा आपसे कि आप एक एग्जांपल के रूप में एसीटेमाइड का फॉर्मूला ले लीजिए, ठीक। तब आप ऐसे लिखेंगे, ये हो गया आपके पास में किसका फॉर्मूला, एसीटेमाइड का, ठीक। अब इसको किसके साथ में कह रहा है, तो कह रहा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होता है, तो बोलोगे Br2, ठीक। अच्छा, ये एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये ध्यान रखना। और क्या कह रहा है आपसे कि एल्कोहलिक KOH के साथ आपको इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना, ठीक। बट इस बार ध्यान रखना, आपको यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 4। अब इस चीज को समझने के लिए आपको चारों KOH के मॉलिक्यूल ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना भैया। मैं यहाँ पे दोबारा लिख करके फिर हर एक चीज समझाता हूँ बेहतर तरीके से, आपको टेंशन कतई मत लेना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, तुम बोलोगे ब्रोमीन लिखा था, ठीक। अब ये दो मॉलिक्यूल के हैं, वो किसको चिपका देना, Br को। तब देखोगे आप कि जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि
दो मॉलिक्यूल जो है ना आपको किसके दिख जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड के। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना है क्या, KBr। ओके, मेरे ख्याल से ठीक है कहानी, आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान दो, क्या कि हमें बाकी क्या क्या करना है, जल बाहर करना है। जल बाहर करने के लिए आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एक जल का ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, बोले ठीक है, एक जल का ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, बोले ठीक है, कितने हो गए, जवाब आएगा 2। तो यहाँ पर आप 2H2O लिख देंगे। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, बोलो ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो जरूर बताना भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या करना है, देखो के आपके पास में ये कितने मॉलिक्यूल बचे, 2। अब ये वाला ग्रुप देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। मैंने कहा वो जो ऑक्सीजन है वो और ये इन तीनों ऑक्सीजन को मिलाकर के अगर साथ में लिखेंगे तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं भैया, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, अब आपके पास में जो मेनली चीज बची है वो ये CH3 बचा और ये क्या बचा, NH2। इन्हीं दोनों को आपस में भैया क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो देखोगे क्या बन जाएगा, CH3NH2। इसको कहते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। तो जो ये हाफ मैन ब्रोमेमाइड क्रिया होती है ये एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, इसलिए ध्यान रखना, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना। 2-2 नंबर की रिएक्शन थी, तुरंत काम हो गया भैया, ठीक है ना। अब लास्ट में एक रिएक्शन बची है एसिटिलेशन, फटाफट से देख लो, ठीक है, यहीं पर उसको भी समझा दे रहे हैं कि कैसे एसिटिलेशन किया जा सकता है ना भाई, ध्यान देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, कहानी बन जाती है, थोड़ी सी जगह चाहिए भाई, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें थर्ड नंबर रिएक्शन जो है ना वो क्या कह रहा है आपसे, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन का मतलब होता है एसिटिलीकरण। क्या होता है, एसिटिलीकरण, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, एसिटिलीकरण। ओके, अब एसिटिलीकरण क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान समझना। ठीक, तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि पिरिडीन की हमें क्या लेनी होती, उपस्थिति। थ्योरी लिख लीजिएगा खुद ही आप लोग कि पिरिडीन की उपस्थिति में क्या बोलोगे, पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया द्वारा एस्टर प्राप्त होते हैं। फिर से सुनो ध्यान से कि पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर प्राप्त होते हैं। ठीक, ऐसे करते हैं, जरा ध्यान देना। तो एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ता है। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आता है CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया किसी ना किसी एक एल्कोहल के साथ में करा देते हैं। मैंने कहा CH3OH ले लीजिएगा, ठीक है ना। उपस्थिति में फिर से आपको वही पुरानी चीज याद रखनी है, नाम क्या होता है, पिरिडीन, ठीक है ना। पिरिडीन की उपस्थिति लेनी है, ठीक है ना भाई। अब जब पिरिडीन की उपस्थिति लोगे, कुछ नहीं करना आपने, बहुत आसान सी चीज है मेरे भाई, कि यहाँ से आपको क्या ले लेना है, H, और यहाँ से क्या ले लेना है, Cl। तो अब देखोगे तुम यहाँ से कि जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर होगी, बोलोगे HCl। ठीक, अब जो बचा उन सबको चिपका करके एक साथ लिख दो तो तुम बोलोगे इधर पे क्या दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O। इस वाले ग्रुप में तो इतना बचा, इस वाले ग्रुप में क्या बचा, ये O बचा और ये क्या बचा, CH3 बचा, ठीक है ना भाई। अब इसका नाम अगर तुम समझो तो ये वाला तो इतना ग्रुप एसीटेट का हो गया, ये किसका हो गया, मेथिल का। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जवाब आना चाहिए भैया मेथिल एसीटेट। क्या बोलोगे, मेथिल एसीटेट। ठीक, जरा हमें बताओ कोई समस्या किसी को होगी क्या, सोच करके देखो भाई, ठीक है ना। बहुत आसान सी रिएक्शन है मेरे भाई, आप आराम से सीख गए होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से पल्ले पड़ जाएंगे। तो